जैसे मैंने आपको कल कहा था कि एक बार हम समझ लें कि लेजिस्लेशन क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है और जुडिशरी, शासन के 3 अंग समझ लिए हमने। आज हम हमारे सिलेबस को समझेंगे कैसा है। क्लियर है? इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? वैसे तो इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है सिलेबस अकॉर्डिंग टू आरएस प्रीलिम्स, पीएसआई और मेंस। तो प्रीलिम्स के हिसाब से सिलेबस को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3। फंडामेंटल पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी। सेम पीएसआई में भी यही सिलेबस है। कौन सा? फंडामेंटल पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी। ये दोनों सिलेबस सेम है। क्लियर है? आप ये कह सकते हैं कि इनमें एक पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है, एज इट इज है। तो जो पीएसआई देना चाह रहा हो, आरएस प्री देना चाह रहे हो, इसके साथ साथ यदि आईएएस प्री की भी बात करें तो मैं यदि यहां ये भी लिख दूं आईएएस प्री का सिलेबस भी सेम है तो चलेगा, क्योंकि ये तीनों चीजें आपको हर जगह काम आएगी। यहां तक कि आप छोटी परीक्षाएं देते हैं तो उसमें भी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि यहां थोड़ा ब्रॉड में होता है, उन परीक्षाओं में थोड़ा जल्दी में हो जाता है। जैसे मान लो कोई बच्चा सीईटी वगैरह एग्जाम दे रहा है, तो यही कोर्स जो यहां पढ़ाया जाता है, इस कोर्स के मान लो 200 लेक्चर हो, तो वहां उसके 60 लेक्चर में पार्ट पूरा हो जाता है। तो बस यही चीज ब्रॉड करने का कंसेप्ट ही है। तो हम ब्रॉड में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन कंसेप्ट है आरएस को और पीएसआई को पूरी तरह से क्रैक करना। लेकिन मेरा ये विश्वास है आपको, मतलब इस बात को एक मास्टर सिर्फ इस शब्द के साथ कह सकता है, गारंटी है कि आप यूपीएससी का एक भी क्वेश्चन जो है आपके दायरे से बाहर नहीं होगा। ठीक है? ये शब्द कहना टीचर के लिए इतना आसान नहीं होता, लेकिन पिछले कई सालों के अनुभव के साथ मैं ये कह सकता हूं कि इसी तैयारी के साथ यदि आप आईएएस का प्रीलिम्स भी देते हो तो आपको ये सारी चीजें दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो आज हम एक सिलेबस के पोर्शन को डिवाइड करेंगे। सिलेबस कितने भागों में बांटा जाता है? 3। मेंस में जाते हैं तो सिलेबस का एक पार्ट और आता है, जैसे बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटी, जो अभी आपको नहीं पढ़नी। पहले ये 3 चीजें क्लियर होगी तो ही ये चीज डेवलप हो पाएगी। क्लियर है? इसके बिना इसको समझना ही बेमानी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपने फंडामेंटल पॉलिटी का क्या क्या पार्ट है उसको लिखना है। तो टाइटल लिखो फंडामेंटल पॉलिटी। आप इंडेक्स कह सकते हो इसको, जो आज हम बना रहे हैं उसको क्या कहेंगे हम? इंडेक्स। इस तरह से लिख दो इंडेक्स, या फिर इसके आसपास ये वर्ड भी यूज कर सकते हो। क्या कह सकते हो? सिलेबस। और जैसा मैं आपको इस बात को अच्छे से समझा चुका हूं कि सिलेबस 3 पोर्शन में डिवाइड होता है, फंडामेंटल पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी। वैसे तो बच्चों आपको बताया जाए तो तीनों में से कोई भी पोर्शन हम शुरू कर सकते हैं। फंडामेंटल भी शुरू कर सकते हैं, इंडियन भी शुरू कर सकते हैं और स्टेट, क्योंकि ये मेरी कमांड है। मुझे अच्छे से पता है कि तीनों का आपस में रिलेवेंस जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। फंडामेंटल अलग है, इंडियन अलग है और स्टेट अलग है। तीनों को अलग अलग समझा जा सकता है। तो फंडामेंटल पॉलिटी में क्या आता है? आपने मोटे तौर पे यदि हम देखें इसमें, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, मूल अधिकार क्या होता है, इस तरह की बातें। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो एक टॉपिक आता है प्रियम्बल। क्या आता है? प्रियम्बल। और एक शब्द आता है फीचर्स। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना, और इसको हम क्या बोलते हैं? विशेषताएं। विशेषताएं किसकी? सामने लिख दूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। किसकी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उससे लेकर आपका जो आर्टिकल 51A तक का पार्ट है, आर्टिकल कहां तक? 51A। 51A तक क्या है? तो उसको हिंदी में बोलते हैं मूल कर्तव्य। क्या बोलते हैं? और इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जैसे ही आपका ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, शुरू कहां से होगा? विशेषताओं से, प्रियम्बल से, और खत्म कहां होगा? मूल कर्तव्य तक। ये पूरा पोर्शन आपका क्या कहलाएगा? फंडामेंटल पॉलिटी। क्लियर है? ये टॉपिक आपका लिखना नहीं अभी। ये टॉपिक आपका कहां से शुरू होगा? इंडियन पॉलिटी। तो इसकी शुरुआत होगी प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से, और ये खत्म होगा आपके कमीशन तक जाते जाते। जितने देश के स्तर के आयोग है वो पढ़ते पढ़ते, तो राष्ट्रपति से लेके भारत के जितने आयोग पढ़ेंगे वो आपका कौन सा पार्ट होगा? इंडियन पॉलिटी। और सेम यदि यहां से हम शुरू करें गवर्नर, तो ये कहां खत्म होगा? गवर्नर से लेके पंचायत नगर पालिका तक। गवर्नर से लेके कहां तक? पंचायत नगर पालिका। तो ये पोर्शन आपका क्या कहलाएगा? स्टेट पॉलिटी। यानी पॉलिटी को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3। क्लियर? तो अब जैसे हम इसको थोड़ा समझ भी लें, उदाहरण के तौर पे प्री में, पीएसआई में, मेंस में, सब जगह सबसे पहले फंडामेंटल पॉलिटी होती है। फंडामेंटल पॉलिटी में क्या क्या आता है? तो संविधान सभा। कभी नाम सुना आपने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान किसने बनाया था? संविधान सभा ने।
उस असेंबली में कितने लोग थे? 389। कितने लोग थे? 389। उस असेंबली ने बैठकर 2 साल 11 महीने और 18 दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। तो ये जो संविधान सभा है, ये टॉपिक यदि मेंस में पूछे तो इसको क्या लिखा हुआ है? निर्माण। वहां लिखा हुआ है सभा, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? निर्माण। बात सेम है। वहां पे भारतीय संविधान की विशेषताएं, यहां पे क्या लिखा हुआ है? विशेषताएं। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वहां पे भी संविधान का संशोधन, तो यहां पर भी संशोधन है। और वहां पे एक टॉपिक कम है, यहां थोड़ा एक्स्ट्रा है, जिसको क्या बोलते हैं? मूल ढांचा। तो चूंकि जब फंडामेंटल पढ़ते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर को समझना भी आसान हो जाता है। तो बच्चों कोई बड़ी बात नहीं, एक बार हम इंडेक्स बना रहे हैं। सबसे पहला टाइटल क्या होगा? फंडामेंटल पॉलिटी लिखो। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? इंडियन पॉलिटी। और उसके बाद क्या लिखेंगे? स्टेट पॉलिटी। तो आज की कक्षा में 2-2.5 घंटे में बच्चा चाहे तो एक बार को अपने पूरे सिलेबस को समझ सकता है। यानी आप ये कह सकते हैं पूरी फिल्म का एक ट्रेलर बनेगा कि आप ए से लेके जेड तक क्या देखोगे, और फिर आपका टास्क शुरू हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कल की क्लास से हम पहला टॉपिक शुरू कर देंगे, और वो पहला टॉपिक होगा फंडामेंटल पॉलिटी का संविधान की विशेषताएं। शुरुआती कहां से करेंगे? विशेषताओं से। तो ये फ्रेमवर्क बन जाता है। बच्चे को आइडिया होना चाहिए वो पढ़ना क्या चाह रहा है। क्लियर? तो फंडामेंटल पॉलिटी में आप टॉपिक वाइज लिखो। नंबर 1, नंबर 1 में लिखिए आप भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान, ठीक है। नंबर 1 टॉपिक आपने क्या लिखा? भारत का संविधान लिखा। तो भारत के संविधान में हमें क्या पढ़ना है? तो एक एक करके, जैसे आपने मान लो ऐसे लिखा भारत का संविधान, तो इसके अंदर पहला टॉपिक होगा निर्माण। लिखो ये फ्रेमिंग, इसको बोलते हैं फ्रेमिंग। निर्माण को क्या बोलते हैं? फ्रेमिंग। फ्रेमिंग मतलब कैसे बना, ठीक है। तो पहला टॉपिक आपने क्या लिखा? निर्माण। अब जो निर्माण है इसके ब्रैकेट में आपको लिखना है 1919 1935 का एक्ट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हिंदी में देखो क्या लिखेंगे? 1919 1935 का एक्ट तो है ही, इसको हिंदी में बोलते हैं संविधान सभा, और ब्रैकेट बंद। तो आपके सिलेबस में 3 बातें हैं। अब मैंने 3 क्यों जोड़ी? देखो, जब निर्माण पढ़ते हैं तो ये 2 एक्ट आ जाते हैं। कौन से? भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 और इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। ये कानून समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इन कानूनों से खूब सवाल आते हैं पॉलिटी में। क्लियर है? यूपीएससी में भी, आरपीएससी में भी, पीएसआई में, सब जगह। तो इसका मतलब इसको पूरे को हमने यहां पे एक शब्द में लिखा, किसमें? फ्रेमिंग में। इसको हमने किसमें रखा? फ्रेमिंग में। और यहां 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे, 1919 1935 और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन एक बात आप समझो, हिस्ट्री के कोर्स में लिखा हुआ है कि देश के आजाद होने से लेकर नेहरू जी के टाइम तक, और आप जानते हैं आजाद कब हुआ था? कब? 1930 में, 47। अच्छा नॉलेज है आपको। तो सुनिए, तो 1947 में फ्रीडम आया था। 1947 से नेहरू जी कब तक प्राइम मिनिस्टर रहे? एनीवन? देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये कब तक प्राइम मिनिस्टर रहे? 1964। वेरी गुड। 47 से लेके 64। अब यदि इस टेन्योर को गिना जाए कितने साल होता है? 17 साल। तो 64 तक देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना कार्य किया। इसका मतलब 17 सालों तक का विकास जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री में लिखा हुआ है, हिस्ट्री में ऐसा लिखा हुआ है कि देश के आजाद होने से लेके नेहरू युग तक का पूरा डेवलपमेंट ये हिस्ट्री में दिया है। लेकिन चूंकि ये हिस्ट्री में भी पढ़ोगे और पॉलिटी में भी पढ़ोगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो आपको समझना ही होगा। तो इसका मतलब ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे तो इसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। कौन सी? 1919 1935 देश आजाद हुआ तब संविधान सभा बनी। संविधान सभा ने कितने दिन काम किया? आपको याद हो तो हमारे संविधान को बनाने में एक व्यक्ति का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो इन्हें
फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह के वर्ड से भी नवाजा जाता है। किसको? अंबेडकर साहब को। तो एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। क्या नाम था? इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल, सॉरी, डॉक्टर BR अंबेडकर। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसमें कितने भाग होने चाहिए, ये शुरुआती चीजों में समझ में आ जाए तो बढ़िया है। इसी को हम क्या बोलते हैं? निर्माण। क्लियर है? अब इसके बाद भारतीय संविधान में अगला शब्द आएगा विशेषताएं। ये भी लिख दो। और विशेषताओं के लिए इंग्लिश में आप शब्द यूज करोगे फीचर्स। ठीक है, विशेषताएं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग, फीचर्स, ये आपके शुरुआती टॉपिक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। लेकिन विशेषताओं में आप क्या पढ़ोगे? जैसे आप मेंस के सिलेबस को थोड़ा आगे बढ़ाते हो, तो ये आपका मेंस का सिलेबस है, इसमें देखोगे आप तो कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं आगे जाके जो इंडियन पॉलिटी में आते हैं। एक शब्द आता है संसदीय प्रणाली, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम। एक शब्द आता है संघवाद, इसको क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। ये सब विशेषताओं में पढ़ना होता है। क्लियर है? और ये वैसे प्री वाले बच्चे को भी समझनी होती है, नहीं समझे तो खेल खत्म। तो जहां आपने विशेषताएं लिखी है, इसके ब्रैकेट में लिखो संसदीय प्रणाली, इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, संघवाद, फेडरलिज्म, ठीक है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। शब्द सुने ना ये कभी? लोकतंत्र, और क्या लिखा? पार्लियामेंट्री सिस्टम, और क्या लिखा? संघवाद। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण इत्यादि कर दो। ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद कर दो। और भी बहुत सारी विशेषताएं, क्योंकि विशेषताओं वाला टॉपिक काफी बड़ा है। तो पहला टॉपिक भारतीय संविधान है, उसमें आपने क्या क्या पढ़ा? निर्माण। दूसरा क्या? विशेषताएं। तीसरा लिखो संशोधन। और संशोधन के लिए इंग्लिश में शब्द आता है अमेंडमेंट्स। क्या आता है? अमेंडमेंट्स, चेंजेस करना। बताइए भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? 105। आज तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 105 बार उसमें परिवर्तन हो चुका है। तो इसको हम बोलते हैं 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। वो आगे पढ़ेंगे, संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, आगे बढ़ो। संशोधन तो यहां लिख दो ब्रैकेट में, अब तक 105 संशोधन, अब तक 105 अमेंडमेंट, 105 अमेंडमेंट संशोधन। ठीक है, 105 संशोधन लिख दिया, ब्रैकेट बंद। और लास्ट में एक शब्द है जो शायद अभी आपके बस की बात नहीं है, लेकिन जैसे हम फंडामेंटल पॉलिटी कवर करने के अप्रोच में होंगे, वो शब्द आपके अप्रोच में हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, हिंदी में बोलते हैं मूल ढांचा। क्या बोलते हैं? मूल ढांचा। अब डिपेंड करता है कि शुरुआत हम निर्माण से ही करें, या डिपेंड करता है कि शुरुआत हम विशेषताओं से करें। या वैसे तो कायदा ये कहता है कि हम विशेषताओं से शुरुआत करने के बाद निर्माण पढ़े, तो निर्माण हमारे लिए समझना क्या हो जाता है? इजी हो जाता है, तरीका होता है हर चीज को पढ़ने का। तीसरा हम संशोधन पढ़ेंगे, विशेषताओं में संशोधन अपने आप आ जाएगा। मूल ढांचा हम अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे। उसके बिना मूल ढांचे को समझना मुश्किल है। तो कोई भी चीज का सीक्वेंस टीचर को बनाना होता है कि उसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब लिखिए, तो ये आपका पहला टॉपिक था, क्लियर है? अब लिखिए दूसरा। कौन सी पॉलिटी पढ़ रहे हैं हम? फंडामेंटल। तो उसी के अंदर चल रहा है। ठीक है, अब यदि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो दूसरे टॉपिक का टाइटल ऐसे दिया हुआ है, क्या? आइडियोलॉजिकल कंटेंट्स। क्या लिखा हुआ है? आइडियोलॉजिकल कंटेंट्स। और हिंदी में इसके लिए शब्द आता है वैचारिक सत्व, या वैचारिक तत्व भी कह सकते हैं आप। क्लियर है? तो जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल कैसी है? कभी प्रस्तावना शब्द सुना? हमारी प्रस्तावना कैसे शुरू होती है? एनीवन? प्रस्तावना की शुरुआत हमारे यहां कैसे होती है? हम भारत के लोग, भारत को
संप्रभु संपन्न, फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। फिर उसमें यह भी लिखा हुआ है कि हमारे भारत के लोगों को 5 प्रकार की फ्रीडम है। कौन सी? पहले तो न्याय की बात है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, लोगों में भाईचारा, एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, लोगों में बंधुता बढ़ाने के लिए। 26 नवंबर 1949 को हम सभी लोग इकट्ठे होकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ऐसा कभी शब्द सुना हो तो ठीक है, नहीं सुना हो तो चलेगा, क्योंकि मैं पूरी प्रियम्बल समझाऊंगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया कैसे शुरू होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम इंडिया को क्या बनाना चाह रहे हैं? सोवरन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इस तरह के शब्द आएंगे। समझ आ रही बात? फिर उसके बाद में 5 प्रकार की फ्रीडम की बात है, 3 प्रकार के जस्टिस की बात है, 2 प्रकार की इक्वालिटी की बात है, उसमें फ्रेटर्निटी की बात है, उसमें इंटीग्रिटी की बात है, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट, इनेक्ट और गिव टू अवरसेल्फ, मतलब उसको हमने कब एडॉप्ट किया, पारित किया, लागू किया, उसकी तारीख का भी उल्लेख है, 26 नवंबर 1949। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रियम्बल। और जब कोई प्रियम्बल पढ़ता है तो ऐसे लगता है कि प्रियम्बल जो बनाई गई है वो बहुत फिलोसॉफिकल अप्रोच के साथ बनाई गई है। फिलोसॉफिकल अप्रोच का मतलब उसमें पूरा भारत का दर्शन डाला गया है। उसमें कहा गया है कि भारत के हर आदमी को सबसे बड़ा वेपन क्या चाहिए? स्वतंत्रता। दूसरा बड़ा वेपन क्या चाहिए? समानता। ये सारे शब्द डाले गए। तो इसका मतलब बनाते समय उसमें बहुत आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट डेवलप किए गए। तो आप दूसरे टॉपिक को भले ही आप टाइटल देना चाहो तो ऐसा लिखो, वैचारिक तत्व। इंग्लिश में क्या कहेंगे? आइडियोलॉजिकल कंटेंट्स। आइडियोलॉजिकल कंटेंट्स। तो पहला टॉपिक होगा भारत का संविधान, जिसमें हम ये सब पढ़ेंगे। दूसरे में हम क्या पढ़ेंगे? वैचारिक तत्व या वैचारिक अवधारणाएं, कुछ भी लिख सकते हो। आइडियोलॉजिकल कंटेंट्स, इसमें आप जैसे आपने लिखा ना वैचारिक तत्व, सेम ऐसे बना के सबसे पहले लिखो प्रस्तावना। इसका एक दूसरा नाम होता है उद्देशिका, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रियम्बल। वैचारिक तत्व, उसमें पहला टॉपिक क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना को एक और नाम दिया जाता है क्या? तो आजकल क्या है, कोविड टाइम के बच्चे जो है उनको कई बार कहते हैं सर आपने सिलेबस लिखा है लेकिन उसमें प्रस्तावना तो लिखवा दिया लेकिन उद्देशिका नहीं लिखवाया। तो प्रस्तावना का ही दूसरा नाम क्या होता है? उद्देशिका। नेक्स्ट। ये मेरा देखो कोई आपके ऊपर आक्षेप नहीं है, आरोप नहीं है, लेकिन कोरोना के बाद से जितने बच्चे आ रहे हैं ना उनको पढ़ाना हमारे लिए बहुत चुनौती बन गया है। और मैं तो आश्चर्य करता हूँ यदि वो दिल्ली जैसे शहर में जाके बैठ जाते हैं और सीधा यूपीएससी की सोच रखते हैं तो उनका बेसिक तो बिल्कुल ही तैयार नहीं है। तो मुझे बहुत सडन होता है कि वो कैसे तैयारी कर रहे हैं, बहुत सडन होता है, आश्चर्य होता है, शायद वो लगता है कि वो तैयारी ही करते रहते हैं। कारण ये होता है कि जब तक आपका बेस तैयार नहीं होगा आप क्या पढ़ोगे। और मैं आपको बिल्कुल कोशिश यही करूंगा कि आपको कहां से स्टार्ट किया जाए? जीरो। आपने जिंदगी में कभी पॉलिटी का पी नहीं सुना, वो ज्यादा अच्छा है, और थोड़ा बहुत सुना तो थोड़ा बहुत दिमाग खराब ही होगा। तो अच्छी बात है कि नहीं सुना है तो ठीक है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे कहां से? जीरो से। लिखिए दूसरा शब्द, लिखिए, लिखा आपने? यहां पे लिखिए फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। हाँ, इसी के साथ दूसरे पॉइंट के अंदर चल रहा है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। अब जहां आपने फंडामेंटल राइट्स लिखा है ना, उसमें आप लिख दो संविधान का पार्ट 3 भाग 3, और उसमें ब्रैकेट में लिख दो अनुच्छेद, आर्टिकल। क्या लिखना है? भाग 3 कॉमा करके अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद कहां से शुरू होते हैं? 12 से, और खत्म कहां होते हैं? 35। किसके अंदर? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, कुछ भी कह दो। अगला पोर्शन लिखो इसमें, नीति निदेशक तत्व, इसी के अंदर चल रहा है। नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निदेशक तत्व। ठीक है, क्या शब्द यूज किया इसके लिए हिंदी में? नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत, क्या तो एक ही बात है। इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करेंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्लियर है?
क्या लिखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए? इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐसे भी बोलते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब होता है, यहां लिख दो ब्रैकेट में भाग 4, मतलब तो हम बाद में देखेंगे, पहले लिख दो भाग 4 अनुच्छेद आर्टिकल 36 से लेके 51, पार्ट 4 है, और आर्टिकल कहां से शुरू होते हैं? 36 से लेके 51, 36 से लेके 51 आ रहा है समझ में? तो पहला हो गया प्रियम्बल, दूसरा हो गया फंडामेंटल राइट्स, तीसरा हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल, चौथा लिख दो फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, ठीक है। कौन सा भाग है? तो ऐसा लिख दो, देखो भाग, ब्रैकेट में लिखना भाग 4A, भाग कौन सा है? 4A, कॉमा इसका आर्टिकल है, अनुच्छेद लिखते हुए 51A। अच्छा बच्चों कोशिश करो, बताओ हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? प्रयास करो। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ऐसे तुक्का मार रहे हो, नहीं कौन बनेगा करोड़पति। 11 मूल कर्तव्य, कितने? 11। पहले 10 थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब 0 थे, बाद में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, कितने जोड़े गए? 10, और फिर एक और जोड़ा गया, टोटल कितने हैं? 11। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है मूल कर्तव्य। छोटा सा चैप्टर, ये बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, कौन सा वाला? फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत बड़ा चैप्टर, यूपीएससी में से खूब सवाल आते हैं, आरपीएससी में बहुत आते हैं, पीएसआई में, सब जगह से खूब सवाल आते हैं। क्लियर? आगे लिखो, बना लिया ये? इसके साथ लिखो अगला, संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की अनुसूचियां, अनुसूचियां कितनी है? संख्या पता हो? 12। कितनी है? 12 संविधान की अनुसूचियां। ये एक दिन की क्लास है, 2 घंटे 2.5 घंटे की। उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 5 दिन में खत्म नहीं होंगे, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आधे घंटे में खत्म होंगे, डिपेंड करता है किस टॉपिक का स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला लिखिए। अच्छा, इसके बाद तीसरे पोर्शन में कुछ अन्य टॉपिक लिख दो, अन्य। तो हाँ, तो पहला क्या हो गया? भारत का संविधान। दूसरा वैचारिक तत्व, क्लियर है? तीसरे में क्या लिखोगे? अदर टॉपिक्स, अन्य अवधारणाएं, ऐसे अदर कंसेप्ट्स, अन्य अवधारणाएं। अन्य अवधारणाएं, क्लियर है? अब इसमें एक तो हमें यह पता होना चाहिए हमारे भारत के संविधान के सोर्स क्या है। तो सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या लिखेंगे? सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिख दो भारतीय संविधान के स्रोत, स्रोत यानी कहां कहां से हमने क्या क्या लिया है। यह भी बहुत बढ़िया टॉपिक है, भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब होता है एक लाइन में पूछे तो? कभी कभी ये टॉपिक बहुत पहले लिया जा सकता है, शुरुआत भी कर सकते हैं इसे, कहां कहां से हमने क्या क्या लिया है। जैसे कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि भारत ने इमरजेंसी के प्रोविजन कहां से लिए? तो जर्मनी से। भारत ने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की प्रक्रिया कहां से ली? साउथ अफ्रीका। भारत ने जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया? अमेरिका। भारत ने रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन कहां से लिया? ब्रिटेन। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे लिखो। इसी में एक दूसरी बात, स्रोत में पहला तो सॉरी अन्य, इसमें पहला टॉपिक क्या हो गया? भारत के संविधान के स्रोत। दूसरा इसी के अंदर अन्य में चल रहा है राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का पुनर्गठन। क्या लिखा? राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, टॉपिक क्या लिखा? राज्यों का पुनर्गठन। अगला लिखो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, और लिखो गठबंधन सरकारें, कोएलिशन गवर्नमेंट,
गठबंधन सरकार है, कोएलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन है कोएलिशन गवर्नमेंट, ये वर्ड मिलेगा भी आपको कहीं कहीं, अब तो हाँ ये पढ़ा है ना, कोएलिशन गवर्नमेंट मिला, कोएलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार है, लिख दिया। और लिखो नागरिकता संबंधी प्रावधान, प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप, नागरिकता संबंधी प्रावधान, नागरिकता संबंधी प्रावधान। अब जब नागरिकता संबंधी प्रावधान आपने लिखा है तो उसके ब्रैकेट में लिखो संविधान का कौन सा भाग है, 2, और अनुच्छेद 5 to 11, अनुच्छेद कौन सा है, 5 to 11, अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है। और एक चीज इसमें और लिख दो, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन और उसकी टेरिटरी, यूनियन, हाँ अगला इसी के अंदर चल रहा है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में बोल रहा हूं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, लिख दिया, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन और उसकी टेरिटरी। इसके ब्रैकेट में आपको लिखना भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, आर्टिकल 1 to 4, ठीक है। तो ये आपका एक पार्ट कंप्लीट होगा सिलेबस का, जिसे हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल। और यूं देखा जाए तो मोटे तौर पे कितने टॉपिक है, 3, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल के अंदर 3 टॉपिक के अंदर भी देखें तो किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 3 है, 4 है, इस तरह से लगभग 12-13 टॉपिक मिला के आपका कौन सा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, फंडामेंटल। और मेरा ये मानना है कि सबसे ज्यादा समय इसी में लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि ये आपका बेस तैयार करता है, और जब आपका बेस तैयार होता है तो बाकी चीजें समझनी आपके लिए आसान होती है, ठीक है। अब लिखो आप सेकंड पार्ट, इंडियन पॉलिटी। क्या लिखा, इंडियन पॉलिटी। जब आप इंडियन पॉलिटी हिंदी में क्या लिखोगे, भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। वैसे इसको बांटा जाता है तो 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो इसको हम बांटते हैं शासन प्रणाली, गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है। और एक इसमें हम पढ़ेंगे आयोग, क्या पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं कमीशंस। एक तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, गवर्नमेंट सिस्टम, गवर्नेंस सिस्टम, और एक इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आयोग, ठीक है। इसका मतलब ये कितने भागों में डिवाइड हुई, 2, ठीक है। तो 2 भागों में इंडियन पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन फंडामेंटल पॉलिटी कितने भाग है, 3, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5। और जब स्टेट पॉलिटी पढ़ेंगे तो फिर से आगे 3 भाग और आ जाएंगे, तो 3 और 2 5 और 3 8, 8 भागों में आपकी पूरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो अब शासन प्रणाली क्या है, तो उसको लेके हम समझते हैं। इसमें पहला टॉपिक है शासन प्रणाली। तो शासन प्रणाली के लिए मैंने आपको हिंट दे चुका हूं मैं एक क्लास में, गवर्नेंस सिस्टम, गवर्नेंस सिस्टम, शासन प्रणाली। और इसके लिए संविधान में एक भाग है 5, भाग कौन सा है, 5। अब आप देखो, आपने इंडेक्स में संविधान के भाग लिखने शुरू कर दिए। बताओ भाग 1 में क्या था, इंडेक्स में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन और उसकी टेरिटरी, अनुच्छेद 1 से लेके 4। भाग 2 में क्या था, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में क्या था, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेके 35। भाग 4 क्या था, नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। और भाग 4 ए मूल कर्तव्य, जिसमें एक ही अनुच्छेद था 51 ए। क्लियर है। तो भाग 4 खत्म होते इंडियन पॉलिटी शुरू हो जाएगी, 4 ए खत्म होते ही कौन सा भाग आ जाएगा, 5। और इसमें अनुच्छेद है
52 से 151, 52 से लेके कहां तक? 151। तो देखो संविधान के 150 अनुच्छेद तो हो गए, पूरे हो गए, खत्म हो गए। और अभी हम जब भाग 6 पढ़ेंगे राज्य वाला तो 237। इसका मतलब कितना सीक्वेंस से हमारा संविधान बना है, लोगों को पता ही नहीं है। वो जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो सीक्वेंस से पढ़ते नहीं, इसलिए पॉलिटी हमेशा टफ लगती है। मेरा ये मानना, सीक्वेंस से पढ़ लो तो नोट्स पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा पॉलिटी में कोई भी चीज हमारे दायरे से बाहर नहीं। हर विषय का एक तरीका होता है, इसको हम कहते हैं उस विषय को बताने का एक वे, रास्ता। यदि उस तरीके से, उस सीक्वेंस से हम विषय को पढ़े तो मेरे हिसाब से विषय में रटने की गुंजाइश क्या हो जाएगी? खत्म। वो डिपेंड करता है बच्चा किस तरह से पढ़ता है। ठीक है, मेरा ये मानना है। आप लोगों को खैर पढ़ना ही पड़ेगा यदि आप सारथी में एडमिशन लोगे। आप रास्ता बदल ही नहीं सकते, रास्ता आपको वही लेना होगा जो हम बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए। तो गवर्नमेंट सिस्टम जो होता है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3। पहला भाग कार्यपालिका, ये ऐसे ही लिखना है। दूसरे भाग को विधायिका, और तीसरे भाग को न्यायपालिका। लेकिन हम इसके आगे लिख सकते हैं संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसको बोलते हैं यूनियन लेजिस्लेटिव, और इसको बोलते हैं यूनियन जुडिशरी। तीनों जगह एक ही शब्द आएगा, यूनियन। ठीक है, और चूंकि हमने, अच्छा एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो कानूनों को लागू करता है। लेजिस्लेशन, विधायिका कौन होती है? जो कानून बनाती है। और न्यायपालिका जो कानूनों की जांच, समीक्षा और व्याख्या करती है। तो इसके अंदर हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों? इसका पहला टॉपिक मैं लिख रहा हूं राष्ट्रपति। अच्छा एक, सॉरी थोड़ा और शुरू, इसमें क्या लिख सकते हैं? सॉरी, इसमें आप चाहो तो ऐसे लिख दो, आर्टिकल 52 से लेके 78। इसमें आर्टिकल 79 से लेके 123, और इसमें आर्टिकल 124 से लेके 147। कुछ अनुच्छेद बाकी होंगे जो हम संस्थाओं में लिखेंगे। बना लो अनुच्छेद। क्लास की बॉडी लैंग्वेज से मुझे इतनी बात तो समझ में आ गई कि पॉलिटी में आप लोग मेरी मेहनत, आप बैच जो होता है ना, एक बहुत बड़ी थिंकर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, महिला थिंकर एक ही थी जिनका नाम था मैरी पार्कर फॉलेट। क्या नाम था? मैरी पार्कर फॉलेट ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि सिर्फ नेता ही समूह को नहीं, समूह भी नेता को प्रभावित करता है। सिर्फ मैं ही आपको प्रभावित नहीं करूंगा, आप भी मुझे प्रभावित करोगे। और आप मुझे प्रभावित तब करोगे जब आप मेरी बातों को ढंग से सीखोगे, समझोगे। मैं ये मानता हूं अभी आपको कुछ नहीं आता, चलेगा। लेकिन जो मैं आपको बता चुका हूं और फिर आप कहोगे सर मुझे कुछ नहीं आता, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ठीक है भाई, मेरा ये प्रयास होगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आप ढूंढ के लाना पूरी दुनिया से खोज के कि सर मैंने किताब में ये पढ़ा था और ये मुझे समझ में नहीं आया, तो भी मैं समझाऊंगा। वैसे तो चांस होगा नहीं क्योंकि हम सब चीजें कॉपी में लिखेंगे। लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि जो मैंने कॉपी में आपको लिखवा दिया और जो मैंने आपको क्लास में समझा दिया, बस मेरी एक ही कंडीशन है आप लोगों के साथ में, वो रिवाइज करके आओगे आप। जो बीत चुका है उसको लेके नहीं कहोगे सर हम जीरो है, जो आने वाला है उसको लेके आप कहोगे कि हम जीरो है, तो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जो आप कक्षा में एवरीडे पढ़ रहे हो उसको आपको अच्छे से क्या करना होगा? रिवाइज करना होगा और मुझे बताना होगा, और मैं आपके टेस्ट लूंगा। और मैं अभी आपके 5-7 दिन के अंदर, 3-4 दिन के अंदर इस तरह के टेस्ट लूंगा कि जो कभी भी कक्षा में आया और मैंने कहा जो मैंने अभी पढ़ा था उसमें से 1 लाइनर क्वेश्चन के आंसर दो, मैं दूंगा उसी में से जो मैंने आपको पढ़ाया है। ऐसा भी नहीं कि मैं मंगल ग्रह से सवाल ढूंढ के लाऊंगा और आपके सामने रखूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं। हर चीज यहीं पे होगी जो आपने पढ़ी है। ठीक है, लिखो आगे। तो 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें 4 टॉपिक है मोटे मोटे।
नंबर 1 लिखो, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति एक बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कौन कौन बने, राष्ट्रपति का पद कैसा होता है, इसके आर्टिकल कौन कौन से, बहुत सारी चीजें। राष्ट्रपति जैसे ही पढ़ेंगे तो एक टॉपिक और आएगा, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। जैसे उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, एक संस्था और इंपॉर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री, पद है प्राइम मिनिस्टर। क्या पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री। और चौथा मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, सब सुना, मंत्री परिषद। एक पांचवा इसमें और होता है, वो भी डाल दो, पांचवा यहां लिख रहा हूं, महाधिवक्ता, ओ सॉरी 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 सॉरी, आज क्या ध्यान कर, महान्यायवादी कर दो, महान्यायवादी। महाधिवक्ता राज्य में आएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्या कहेंगे इसको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। ये देश का सबसे बड़ा वकील होता है, गवर्नमेंट के मामलों में पैरवी करता है। जैसे हमारा एडवोकेट होता है, ऐसे भारत सरकार के एडवोकेट को क्या बोलते हैं, महान्यायवादी। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 5 चीजें आप किस में पढ़ोगे, आर्टिकल 52 से लेके 78। और इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, संघ की विधायिका, सॉरी कार्यपालिका। क्लियर है। अब इधर आओ, संघ की विधायिका। और संघ की विधायिका में हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे उसका टाइटल है संसद, पार्लियामेंट। ठीक है, पहला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, संसद। अब संसद एक छोटा टॉपिक नहीं है, संसद बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें लोकसभा भी आता है, इसमें राज्यसभा भी आता है। लोकसभाएं, पहली लोकसभा से लेके अभी 17th लोकसभा है, पहली से लेके अभी कितनी है, 17। उन 17 लोकसभाओं के बारे में भी जानना है, कब कब कौन सी लोकसभा बनी, लोकसभा ने कैसे काम किया। ऐसे आज के टाइम में डिमांडेड बहुत चीजें पूछी जाती, बैकग्राउंड में जाके पूछा जाता है, पुरानी चीजें भी पूछी जाती है। तो इसमें दूसरा लिख दो लोकसभा, और तीसरा लिख दो राज्यसभा। पार्लियामेंट हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। इनका इंग्लिश में नाम भी यही होगा, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। अच्छा, चौथी बात इसमें क्या पढ़ेंगे, अच्छा संसद में एक तो कानून बनता है, और वो जो मैं पहली क्लास में आपको बताया था, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, ये सारे टॉपिक कहां आएंगे, इसी के अंदर आएंगे। तो इसमें लिखो संसद की अन्य प्रक्रियाएं, क्या लिखोगे, अदर प्रोसीजर रिलेटेड टू पार्लियामेंट। संसद की अन्य प्रक्रियाएं, इसमें सब आ जाएगा, कानून वानून सब, सांसदों की योग्यता, विशेषाधिकार। तो टाइटल क्या लिखा, संसद की अन्य प्रक्रियाएं, अदर प्रोसीजर रिलेटेड टू पार्लियामेंट। क्लियर है। तो ये बहुत डिटेल टॉपिक है जिसमें हम संसद पढ़ेंगे पूरी। ठीक है, अब आ जाइए तीसरे पार्ट में। इसको हमने एलोकेट नहीं किया अलग से, बस यही ध्यान रखना है, 79 से 123। क्लियर है। अब इधर आइए, कौन सा टॉपिक है, न्यायपालिका। और आप जानते हैं कि देश में न्यायपालिका को हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलते हैं, तो यहां पे लिख दो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद आपको पता ही, 124 से लेके 147। तो सुप्रीम कोर्ट के आसपास आप ये लिख सकते हो, गठन, शक्तियां। गठन को इंग्लिश में बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट, और शक्तियों को क्या बोलते हैं, पावर्स। ठीक है, शक्तियां, या एक शब्द हिंदी में अच्छा आता है, क्षेत्राधिकार। और इंग्लिश में इसके लिए शब्द होता है ज्यूरिडिक्शन। क्या होता है, नाम सुना कभी, ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन मतलब किस एरिया में कितना उसका क्षेत्राधिकार है, ऐसे बोलते हैं। ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्राधिकार। शक्तियां कह दो, क्षेत्राधिकार कह दो। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में हम एक चीज और पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्या बोलते हैं,
जुडिशियल रिव्यू, हिंदी में बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। मैं यहां लिख देता हूं, वहां क्लियर नहीं होगा। न्यायिक पुनरावलोकन, ये एक ब्रह्मास्त्र है। क्या है ये? लिखना मत, ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज, जो कोई भी कानून यदि पार्लियामेंट बनाती है या सरकार कोई भी नीति या कानून लागू करती है, और यदि वो नीति या कानून जो बनाया है, लागू किया है, वो हमारे देश की मर्यादा के अनुकूल नहीं है, संविधान का कहीं ना कहीं अतिक्रमण कर रहा है, संविधान को ठेस पहुंचा रहा है, तो ऐसे कानून की सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? व्याख्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, और इलीगल माने जाने पर, अवैध माने जाने पर उस पूरे कानून को जो पार्लियामेंट ने बनाया और सरकार ने लागू किया, उसको क्या कर सकता है? जीरो डिक्लेयर कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास हमारे देश में यदि हम कहें तो सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में सुप्रीमेसी रखता है। सुप्रीमेसी मतलब सर्वोच्चता, क्या रखता है? और सुप्रीम कोर्ट के पास जो अधिकार है, संप्रभुता है, यदि कह सकते हैं। सर्वोच्चता का मतलब न्यायपालिका की सर्वोच्चता। न्यायपालिका किसी भी ऐसे, जैसे हमारे देश में कई बार ऐसा कहा जाता है ना, इसको अदरवाइज मत लेना, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम मोहम्मडन राष्ट्र बना देंगे, हम ये कर देंगे, इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे देश में आती है। लेकिन हमारे देश में हम एक सेकुलर स्टेट ही रहेंगे, धर्मनिरपेक्ष ही रहेंगे, क्योंकि कोई भी चीज जो ऐसी बनती है उसको कोर्ट में क्या किया जाएगा? चैलेंज। हाल ही में संसद ने एक कानून बनाया था जिसमें जजों की अपॉइंटमेंट को लेकर प्रक्रिया बदल दी थी, और एक आयोग बनाया था जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो इस पूरे कानून को जो संसद ने बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार कौन होती है जजों को नियुक्त करने वाली? जजों को नियुक्त कौन करेगा? कोर्ट ही करेगा। तो उन्होंने उस पूरे कानून का रिव्यू करते हुए, जिसका नाम था 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, क्या नाम था? 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कर दिया? जीरो, मतलब उसको खत्म कर। तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम है, और उसकी वो शक्ति जो किसी भी कानून का रिव्यू कर सकती है, उस शक्ति को क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। और ये शक्ति हमने कहां से ली? अमेरिका से। अमेरिका के संविधान में भी ये विशेषता है, और इसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। शॉर्ट में इसको बोलते हैं JR। क्या बोलते हैं? और ये पावर यदि आप थोड़ा सा देखो, क्या लिखा हुआ है और किसका सिलेबस है ये? PSI। बीच में किसका है? PSI। तो मतलब आप PSI छोड़ो, कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं ये सवाल, ठीक है। PSI तो बहुत अच्छी स्टैंडर्ड की बात है। आजकल पटवारी कांस्टेबल वालों बच्चों को अच्छे से पता है जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। तो यदि तैयारी के स्टैंडर्ड में जाना है तो ये चीजें जाननी जरूरी है। तीसरी बात लिखो। अच्छा, ये इंडेक्स बनाना जरूरी था कि नहीं था? क्यों? हमें समझ में तो आएगा हमारा सिलेबस क्या, हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। कि नहीं 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 साहब, आप तो हमें पढ़ाओ बस। क्या पढ़ाएं यार, शुरुआत तो यहीं से होती है, क्या नहीं होती? तो स्टार्टिंग हम ऐसे कर रहे हैं। आज की कक्षा का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है, सिलेबस को एलोकेट करना। और कल से हम कौन सा सिलेबस शुरू करेंगे? फंडामेंटल। आप कहो तो दूसरा भी कर सकते हैं, स्टेट से शुरुआत कर सकते हैं, नेशनल से भी कर सकते हैं, और फंडामेंटल से भी कर सकते हैं। कहां से करें ज्यादा अच्छा है? फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब बेसिक, और वो समझो तो ठीक है। वैसे मैं गारंटी देता हूं कहीं से पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा विषय पे विश्वास होता है। मैं कम से कम लाइफ में इतने बैचेस ले चुका हूं कि मुझे इस चीज को लेके कोई सोचने की आवश्यकता नहीं, कहां से शुरू करना है और बच्चों को कैसे समझाना है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों से यही कहूंगा, फंडामेंटल से करो ताकि आपका एकदम जीरो से स्टार्ट हो, चीजें आपको डेप्थ में ले जाए। लेकिन उसकी कंडीशन ये है, फंडामेंटल पॉलिटी में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। जितना इंडियन और स्टेट मिला के टाइम लगता है, उतना अकेले किसमें टाइम लगेगा? फंडामेंटल, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो आपको उसको बहुत बेहतर तरीके से क्या करना है? समझना है। चलो खैर, आगे लिखो। भाई मेरा तो मानना है कि आप समझ ही लोगे, ऐसा मानना है। चलो आगे देखते हैं। तीसरा पार्ट लिखो आप, जनहित याचिका। जनहित याचिका लिखा हुआ है, ये किसके सिलेबस में? SI वालों के। जनहित याचिका, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट, इसको तो बोलते हैं जनहित। और याचिका के लिए शब्द आता है लिटिगेशन।
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी वाले भी ब्रैकेट में PIL लिख दो, ठीक है चलेगा। जनहित याचिका का अंग्रेजी नाम है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। आगे बढ़े, एक शब्द और लिख दो, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, चौथा शब्द न्यायिक सक्रियता, ठीक है। और पांचवा लिखना चाहो तो एक बढ़िया बिंदु है इसमें, जो मैं चाहता हूं कि बच्चों तक जाना भी चाहिए। जैसे आज हमारे ऐसे मिलने पेरेंट्स के साथ एक बच्ची आई, बच्ची का नाम था विशाखा। क्या नाम था? विशाखा। तो मैंने पूछ ही लिया, बेटा आपको आपके नाम का मतलब पता है? तो उसने कहा सर विशाखा एक अच्छा नाम है, इसके नाम से एक शहर भी है। कौन सा शहर है? विशाखापट्टनम। और कुछ? तो बच्ची के साथ उसके पिता आए थे और पिता पेशे से वकील है, तो उन्होंने इमीडिएट बोल दिया कि सब विशाखा एक गाइडलाइन है जो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने जारी की थी। तो यही सुनना चाहता था, तो बच्ची को भी पता था हाँ विशाखा गाइडलाइन है। तो पूछा क्या होती है? एनीवन, कोई बता पाए क्या है विशाखा गाइडलाइन? कोई एक स्टूडेंट बता पाए, सुना हो थोड़ा? बीच में सुना दूं, है क्या? चलेगा? 1994 में एक महिला के साथ में राजस्थान में गैंग रेप हुआ था, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, नाम लेना सही नहीं है। अलवर की एक सोशल एक्टिविस्ट थी, उनके साथ गैंग रेप हुआ, और अधेड़ उम्र की महिला, अधेड़ उम्र समझते हैं, लगभग 45-50, वो महिला बाल विवाह का विरोध कर रही थी। किसका विरोध कर रही थी? बाल विवाह। तो अपने गांव के आसपास एक NGO से जुड़ी हुई थी, अपने वर्क प्लेस पे काम कर रही थी, सोशल एक्टिविस्ट थी। तो उसको जो NGO के माध्यम से समझ में आया कि बच्चियों की उम्र 18 या उससे नीचे हो ना, 18 से नीचे हो तो उनकी शादी नहीं करनी चाहिए, ये बाल विवाह कहलाता है, इससे बच्ची का नुकसान होता है। महिला थोड़ी एक्टिव हो गई, महिला ने इसको लेके सोशल एक्टिविटी शुरू की। तो उस गांव में जिसमें वो रहती थी, उस गांव में कई रसूखदार परिवार रहते थे, और उनके घरों में भी ये प्रक्रिया होती थी कि बच्ची का छोटी उम्र में ही विवाह हो जाता था। उसने काफी प्रयास किए, लेकिन चूंकि रसूखदार परिवार है, पहली बात तो वहां तक बात कहना ही बहुत बड़ी बात होती है। उसने खूब प्रयास किए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा तू साइड हट जा, हमारे घर में ये रिवाज है, संस्कृति है, हम ऐसा करेंगे। महिला ने उसको थोड़ा हायर लेवल पे शिकायत के तौर पे डाल दिया। उस गांव में बाल विवाह रुकवाने के लिए पुलिस आ गई, प्रशासन आ गया, बाल विवाह रुक गया। परिवार के लोगों ने सीधा सीधा सोच लिया कि यह सारा जो टास्क हुआ है इस महिला की वजह से हुआ है। तो परिवार के ओल्ड मेंबर से लेके यंग मेंबर से लेके बच्चों तक ने उस महिला के साथ रेप किया। वो गांव की महिला थी और ये गैंग रेप था। इस पे एक फिल्म भी बन चुकी है, जगमोहन मुंदड़ा ने फिल्म बनाई थी, बवंडर। फिल्म का नाम क्या है? बवंडर। राजस्थान के परिवेश की मूवी, अलवर की घटना है। कहां की घटना है? अलवर। ये जैसे घटना घटी, वो महिला शांत नहीं बैठी। उस महिला को पता था कि मैं खुद यदि जागरूक होकर इस बात को आगे नहीं उठाऊंगी तो ये मामला दब जाएगा। ये मामला UNO तक गया, और UNO ने कहा कि इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश, जो अपने आप को इतना बड़ा देश कहता है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, एक भी कानून नहीं है जो वर्क प्लेस पर महिलाओं को सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाए, वर्क प्लेस पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाए। ऐसा एक कानून भी इस देश में नहीं है। और वो महिला जो है, आप इमेजिन करिए, हमारी मां की उम्र की थी जिसके साथ ये घटना हुई, और मान लो ये घटना हम में से किसी के साथ हो जाए तो कितना बुरा हो सकता है। तो इस घटना की चौतरफा निंदा हुई, पूरे भारत में निंदा हुई, विश्व में निंदा हुई। सुप्रीम कोर्ट सक्रिय होकर इस पे एक गाइडलाइन जारी करता है, और उस गाइडलाइन का नाम देता है विशाखा गाइडलाइन, और कहता है कि जब तक संसद इस पर कानून नहीं बनाती, इसको लेके सेक्शंस, धाराएं लागू नहीं होती, तब तक जो हम गाइडलाइन दे रहे हैं, ये गाइडलाइन ही अपने आप में क्या होगी? कानून होगी। ये सवाल 2018 या 16 के प्री में पूछा गया था, और मैं हर बार बताता हूं। अब जो बच्चा जागरूक है उसके लिए सब बढ़िया है, उसको समझ में। हालांकि ये घटना इतनी पॉपुलर हो गई थी कि लोगों को पता चल गया, जैसे निर्भया, उसके बाद की सबसे खतरनाक घटना कौन सी थी? निर्भया। अच्छा, इस घटना के बाद से आप समझो, संसद को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून कौन बनाएगा? संसद। क्योंकि देश में कानून बनाने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, कानून बनाने की पावर किसकी है? संसद की। लेकिन संसद ने कानून तब बनाया जब संसद, आप सोचो, सरकारों की आंखें तक नहीं खोली इस घटना के बाद भी,
ये तो अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की 1997 में। 1997 से 2013 कितना गैप है? 16 साल। 16 साल बाद यानी 15 साल बाद एक घटना और घटती है दिसंबर महीने में, निर्भया। और आपने कभी सुना हो दिल्ली में एक गैंगरेप हुआ था बस के अंदर, और उन सारे लोगों को शायद कोविड टाइम में फांसी दी गई, याद है? तो निर्भया मामले के बाद सरकार को लगा अब तो बहुत आलोचना हो रही है, वापस से नाम आ गया विशाखा गाइडलाइन कि आप कैसी गवर्नमेंट हो, आपकी विल पावर तक नहीं है कि विशाखा गाइडलाइन पे कानून बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया, तब भी कानून नहीं बनाया। तब जाके 2013 में महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाया गया, और ये कानून बना 2013 में। ये आपके सिलेबस में है, मेंस में। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, समझ आ रही बात? तो ये जब कानून बना तब जाके एक प्रक्रिया सीरियस हुई कि वर्क प्लेस पर अब महिलाएं सेक्सुअली हेरेस नहीं हो सकती, और यदि कुछ ऐसा होता है तो वहां कमिटीज बनेगी, टास्क आगे जाएगी, कोर्ट तक मुकदमा जाएगा, सेक्शंस होंगे, और जो ऐसा करने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध एक्शन होगा। तो ऐसा एक शब्द आया विशाखा। तो कभी कभी हम पढ़ते हैं तो जनहित याचिका, ये भी बहुत शानदार शब्द है, PIL। अब मैं आपको कहूं, एक फिल्म आपने देखी हो जॉली LLB, कितने लोगों ने देखी है? देखी? पार्ट 1 पार्ट 2? पार्ट 2 तो बेकार है। बेकार तो नहीं कह सकते, दोनों अच्छे पार्ट है, सॉरी मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, लेकिन पार्ट 1 अच्छा है। पार्ट 1 को देश में नेशनल अवार्ड मिला, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। कौन सी फिल्म को? जॉली LLB पार्ट 1। और वो पूरा इस शब्द पर आधारित है। कौन से शब्द पर? जनहित याचिका। फुटपाथ पे सो रहे लोगों को एक अमीर ज्यादा रात को शराब के नशे में गाड़ी से उड़ा देता है। अब रियल स्टोरी किससे जुड़ी आपको वो भी पता है, नाम नहीं लेना यहां जब तक कोर्ट में मामले चल रहे होते हैं, ठीक है? याद रखना, ये भी एक मर्यादा है, गरिमा है। तो आप समझ गए होंगे किसकी बात है। तो फिल्म ऐसी बनी, उसमें फिर एक वकील होता है, वो कोर्ट में PIL दर्ज करता है, PIL के माध्यम से। तो जनहित याचिका मतलब कोई ऐसा इशू जो किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के समूह से जुड़ा होता है, लोगों के हित से जुड़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जनहित याचिका। तो इसमें जरूरी नहीं है कि वादी प्रतिवादी, मतलब एक पक्ष दो पक्ष आपस में कोर्ट में जाए, कोई तीसरा पक्ष भी कोर्ट में जाके न्याय की गुहार लगा सकता है। पढ़ाएंगे आगे, होगा मजेदार टॉपिक है। क्या नाम है? जनहित याचिका। आगे लिखो। अगली लाइन में आ रहा है ना आपको समझ में या नहीं आ रहा है? तो ये पार्ट, मतलब मैंने आपको जो पॉलिटी को, इंडियन पॉलिटी को 2 भागों में डिवाइड किया था। एक तो शासन प्रणाली कंप्लीट, अब कंप्लीट हुआ नहीं, सिलेबस कंप्लीट, इंडेक्स कंप्लीट हुआ। पार्ट B कौन सा है? आयोग। तो आयोगों के नाम लिखो। बहुत सारे आयोग है वैसे तो, लिखो आप। सबसे पहले लिखो भारत निर्वाचन आयोग। आयोग में नंबर 1 आयोग ऑब्लिक संस्थाएं बोलते हैं। पहला क्या लिखा आपने? भारतीय निर्वाचन आयोग, इंडियन इलेक्शन कमीशन। वैसे इसके लिए ज्यादा अच्छा शब्द होता है केंद्रीय चुनाव आयोग, लेकिन यहां लिखा हुआ है तो ठीक है, भारत चुनाव आयोग लिख दो। चुनाव आयोग जानते हैं? इलेक्शन कमीशन, नाम सुना कभी? सेकंड लिखो। सेकंड में लिखो आप ये वाला आयोग, CAG, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इंग्लिश में बोल देता हूं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। पहले आयोग का नाम क्या लिखा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरे का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखो ऐसे लिखोगे, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, कंट्रोलर मत लिखना। क्या लिखते हैं? कंट्रोलर, लिखा है नीचे, एंड ऑडिटर जनरल, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हिंदी में क्या बोलते हैं? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। शॉर्ट में ब्रैकेट में हिंदी वाले भी लिख देना CAG। कैग बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कैग। अखबार में खूब जानकारी आती है कैग के लिए, लेकिन जानते नहीं लोग, जानना पड़ेगा। तो CAG क्या होता है सुनिए। हमारे घर में मान लीजिए, मैं ये कहूंगा मेरे घर में
माता जी के पास ये भूमिका है कि घर में जितना पैसा आ रहा है, जितना जा रहा है, उसका एक रिकॉर्ड रखना। तो कितना पैसा आना चाहिए था, जितना आया कि नहीं आया, जिस तरह से पैसा खर्च होना चाहिए था पैसा खर्च हुआ या नहीं हुआ। जनरली आपने इस तरह के शब्द को सुना होगा, इसे बोलते हैं ऑडिट। क्या बोलते हैं? आपका अकाउंट जो भी है उसकी जांच करना क्या कहलाता है? ऑडिट। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड रखना क्या कहलाता है? अकाउंट्स। और उस अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेट करना क्या कहलाता है? ऑडिट। तो हमारे देश में गवर्नमेंट के जितने इनकम और जितने एक्सपेंडिचर है उसकी ऑडिट करने वाली संस्था कौन होती है? सीएजी। क्या नाम होता है? सीएजी। ये पता करता है कि देश में कोई घोटाला हुआ है या नहीं हुआ। तो पहला तो आपने लिखा चुनाव आयोग, दूसरा क्या लिखा? सीएजी। सीएजी के ब्रैकेट में आप लिख दो अनुच्छेद 148 से 151, आर्टिकल 148 से 151। तो ऊपर जो आपको लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के आर्टिकल देखो आप, मिसिंग क्या था? 52 से 78, 79 से 123, 124 से 147, क्या मिसिंग था? सीएजी। और सीएजी संस्थाओं में आ जाएगा। क्लियर है? 148 से लेके 151। नंबर 3 पे अगला, एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लिख दिया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेक्स्ट लिखो, केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। नंबरिंग देके लिखते जाना, नंबर कौन सा हो गया? चौथा, केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी बोलते हैं। लिख दिया। पांचवें में लिखो, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। केंद्रीय सतर्कता, सब देख लो सामने क्या लिखा हुआ है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं विजिलेंस। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस, विजिलेंस कमीशन। ठीक है, केंद्रीय क्या लिखा? सतर्कता आयोग लिख दिया। और लिखो नीति आयोग, एनआईटीआई। देखो नीति, एनआईटीआई, एनआईटीआई, हिंदी में भी नीति शब्द बोलते हैं। नीति आयोग, नाम सुना नीति आयोग कभी? पहले प्लानिंग कमीशन होता था, उसको हटा के अब क्या बना दिया? नीति आयोग। और लिखो, अब देखो एसआई के सिलेबस को तो इन्होंने अपडेट ही नहीं किया, अभी भी क्या लिखा हुआ है? योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पर अब क्या बन गया है? नीति आयोग। एक्सपेक्टेशन है कि इस बार हो सकता है एसआई का सिलेबस थोड़ा बदल जाए। वैसे मुझे लगता है बदलना चाहिए। ठीक है, वैसे तो नहीं बदला है पिछले 8-9 साल से, क्योंकि पीएसआई का जो लेवल होता है वो आरएस के लेवल के, देखो हमारे समाज में, परिवेश में मैं ये देखता हूं, थानेदार का भी कम रुतबा नहीं है, अच्छा खासा रुतबा होता है। और इसलिए इस वैकेंसी को भी थोड़ा गवर्नमेंट सीरियस लेके, वैसे तो अच्छी बात है। इसी जगह मैं आरपीएससी के एक एक्स चेयरमैन से मिला था, हमारे यहाँ पधारे थे, तो वो बता रहे थे कि जो ये एसआई का सिलेबस एग्जैक्टली आरएस प्री के अकॉर्डिंग बना है, उसमें उस समय आयोग की बहुत बड़ी भूमिका रही, ताकि बच्चे को अलग अलग तैयारी नहीं करनी पड़े। क्योंकि आप जब एक ही मोड में तैयारी करोगे तो आप बहुत सारी परीक्षाओं को एक साथ निकालोगे। इसीलिए आप देखो आजकल मिनी आरएस जैसा सिलेबस किसका बन गया है? सीईटी। छोटे मोटे एग्जाम है ना आजकल, वो भी मिनी आरएस, मतलब उतना डिटेल भले ही नहीं पढ़े, लेकिन सिलेबस सेम है। सिलेबस सेम है, मतलब मान लो पढ़ाने वाले को बस यही सोचना होगा कम लिखवाए, और आरएसआईएस में, पीएसआई में उसको थोड़ा डिटेल लिखाया जाता है, बस फर्क यही होता है। बाकी सिलेबस की अप्रोच आजकल हर जगह, छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक ऐसे चल रही है वर्टिकल फॉर्म में। तो वर्टिकल फॉर्म में सिलेबस एक जैसा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सिलेबस अलग अलग है। जैसे आरएस का थीम जो है थोड़ा सा व्यापक हो जाता है, बस यही फर्क है। आगे बढ़िए, कितने आयोग लिख दिए? 6। एक और लिख दो, लोकपाल। यहां कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा? हाँ लिखा ना, लोकपाल। इंग्लिश में भी इसको लोकपाल ही कहते हैं, लोकपाल। तो ये आपका इंडियन पॉलिटी। नहीं आया समझ में? अब देख लो आप, मैं एक बार सिलेबस को
स्टेट पॉलिटी बाद में शुरू करते हैं। एक बार थोड़ा समझाता हूं आपका। आरएस प्री, प्रेसिडेंट आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हिंदी में भी देखते जाना, मैं लैंग्वेज दोनों को बोलना मतलब तोते जैसा काम है, लेकिन एक में आप सुन लो कोई भी। संसद, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियल रिव्यू, ये सिलेबस है। फिर इलेक्शन कमीशन, सीएजी, नीति आयोग, सतर्कता आयोग, लोकपाल, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग। हो गया। किसका सिलेबस है ये? इंडियन पॉलिटी। और इसके आगे जाएं तो बस इंडियन पॉलिटी, आरएस प्री का सिलेबस यही था। लेकिन यदि हम इसको थोड़ा सा मेंस अकॉर्डिंग देखें, देखो मेंस अकॉर्डिंग समझे, तो पहला सिलेबस का पार्ट था इंडियन पॉलिटी का क्या? संसदीय प्रणाली, हमने पहले लिख दिया विशेषताओं में। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद। यहां थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, सेंटर स्टेट रिलेशन, संघवाद, ये थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है मेंस में। सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा कुछ टॉपिक और है मेंस में, आईआर वगैरह। मतलब मेंस का सिलेबस आप ये समझ के चलो कुछ और लेक्चर डिमांड करता है। जैसे मान लो पीएसआई 100 घंटे में, आरएस मेंस 200 घंटे में, इतना डिफरेंस है। मतलब या ये कहें कि पीएसआई 200 घंटे में तो ये 300, ये ज्यादा सही है। क्लियर है? और छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी पॉलिटी में कितने घंटे में हो जाती? 60 घंटे, मतलब लेक्चर के हिसाब से। तो पॉलिटी एक बहुत बड़ा विषय है अकॉर्डिंग टू मेंस, तो वहां पे और चीजें एक्स्ट्रा आती है। फिर सुप्रीम कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट भी लिखा हुआ, हाई कोर्ट हम स्टेट में लिखेंगे। जुडिशियल रिव्यू लिखा है, जुडिशियल एक्टिविज्म लिखा है। ये एक्टिविज्म प्री में नहीं है, कहां पे है? मेंस में। और यहां पे भी देखें तो बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं। तो हमने तीनों को मर्ज करके आपका सिलेबस लिखवाया है, ठीक है, इंडेक्स में जो लिख रहे हैं। अब हम क्या लिखेंगे? स्टेट पॉलिटी, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। एक चीज लिखना चाहो ना आप, जहां आपने राष्ट्रपति लिखा है, याद है? लिखा ना राष्ट्रपति? लिखना नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि एसआई में सिलेबस में लिखा हुआ है आपातकालीन प्रावधान। और ये हम कब पढ़ेंगे? जब राष्ट्रपति की क्या पढ़ेंगे? शक्तियां। क्योंकि आपातकाल, इमरजेंसी प्रोविजन किसके हाथ में होते हैं? प्रेसिडेंट के। तो राष्ट्रपति बहुत डिटेल टॉपिक है, तब ध्यान रखना कि हम क्या पढ़ा देंगे आपको? आपातकाल। ठीक है, नेक्स्ट। बाकी मेरे हिसाब से सारा हो गया, कवर है। चलो अब लिखो स्टेट पॉलिटी। स्टेट पॉलिटी को हम कैसे बनाएंगे? छोटा सिलेबस नहीं है स्टेट पॉलिटी का, ये भी अपने आप में बहुत डिमांड क्रिएट करता है। कितने भागों में डिवाइड हो जाता है? 4। सबसे पहला शासन प्रणाली, गवर्नेंस सिस्टम। सेकंड आयोग। थर्ड शासन में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन इन गवर्नमेंट। या गवर्नेंस। और चौथा या चौथे को भी एक नाम दे देते हैं, लोक नीति एंड विधिक अधिकार। इसको बोलते हैं पब्लिक पॉलिसी एंड लीगल राइट्स। स्टेट पॉलिटी को, अच्छा अंदाजा सुनो बच्चों, जैसे प्री में आपके 150 सवाल होते हैं। प्री में कितने सवाल होते हैं? 150। करंट अफेयर मिला के पॉलिटी के क्वेश्चन, जो पॉलिटिकल करंट जुड़ा हुआ, जो प्योर करंट अफेयर है, मेरा ये मानना है पॉलिटिकल सवाल कभी कभी मैंने 30 तक देखे हैं। और 30 आते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा सिलेबस 20%। और कभी कभी 25 आते हैं, तो सीधा सीधा 15% या 16-17%। तो 15 से 20% आपका वेटेज प्री में, और सेम आपका पीएसआई में, जीएस में किसका वेटेज है? पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल सिस्टम का।
और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि यदि मान लो आपको 30 सवाल पूछे जा रहे हैं तो 12-13 सवाल आपके इससे रिलेटेड होता है। किससे? स्टेट पॉलिटी। राजस्थान की परीक्षाओं में आपका राजस्थान का पॉलिटी बहुत अच्छा होना जरूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, अब जैसे वहां हमने शासन प्रणाली पढ़ी ना, तो जैसे राष्ट्रपति पढ़ लिया तो राज्यपाल इजी हो जाता है, वहां प्रधानमंत्री पढ़ लिया मुख्यमंत्री, मतलब सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़े छोटे 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 डिफरेंस है, मैक्सिमम चीजें सेम है। तो जब आप ये वो पढ़ोगे तो ये रिवाइज करोगे, और ये पढ़ोगे तो वो रिवाइज करोगे। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब बच्चा इंडियन पॉलिटी पढ़ता है तो स्टेट पॉलिटी तैयार हो जाती है, स्टेट पॉलिटी पढ़ता है तो इंडियन पॉलिटी। लेकिन ये एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो स्टेट पॉलिटी में एक्स्ट्रा जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा स्टेट पॉलिटी का पोर्शन छोटा नहीं है, वो भी काफी अच्छा है, ठीक है। लिखिए यहां पे शासन प्रणाली में नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1 क्या लिखेंगे? शासन प्रणाली। डिटेल में करो। इसको फिर से हम 3 भागों में बांट देंगे, गवर्नेंस सिस्टम। लेकिन यहां पे हम क्या लिखेंगे? भाग 6। क्या लिखेंगे? भाग 6। और भाग 6 में आर्टिकल कहां से शुरू होते हैं? आर्टिकल 152 से लेके 237। वन 152 से लेके 237। यानी आप देखो भाग 6 पढ़ते आधे से ज्यादा संविधान तो तैयार हो गया। और मैं तो यूं कहूंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे पूरा संविधान ही तैयार हो गया। तो स्टेट पॉलिटी लास्ट है। अब इसको हम कितने भागों में बांटेंगे? 3। यहां लिखेंगे राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य में न्यायपालिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव और स्टेट जुडिशरी। स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट जुडिशरी। ठीक है। अब देखिए जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है इसके आर्टिकल शुरू होते हैं, यहां आर्टिकल लिख दो आप, 153 से लेके 167। एक अनुच्छेद मैंने यहां छोड़ दिया है जो स्टेट में आते स्टेट को डिफाइन करता है, जिसे बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट, और उसका अनुच्छेद है 152। कौन सा अनुच्छेद है? तो यहां पे अनुच्छेद 152 अलग से कहीं लिख देना, राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। और राज्य का मतलब यहां 28 स्टेट से है। राज्य की परिभाषा, और राज्य का मतलब क्या होता है? 28 राज्य। राज्य की परिभाषा हमारे संविधान में कई जगह है, लेकिन यहां राज्य का मतलब क्या माना जाएगा? 28 राज्य। ये अलग से है, ठीक है। अब इसमें क्या टॉपिक आएंगे? फर्स्ट गवर्नर, हिंदी में क्या बोलेंगे? राज्यपाल। तो राज्यपाल के बाद क्या आएगा? जैसे वहां राष्ट्रपति के बाद आया था उपराष्ट्रपति आया था, तो यहां राज्यपाल के बाद क्या आना चाहिए? वहां राष्ट्रपति के बाद क्या आया था, तो यहां क्या आना चाहिए? मेरी बात को सीधा मान लेते हो नहीं? उपराज्यपाल कभी राज्यों में होता है क्या? उपराज्यपाल कहां होता है? यूनियन टेरिटरी में। दिल्ली में क्या है? राज्यपाल या उपराज्यपाल? इसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी। एलजी कहां मिलता है? केंद्र शासित प्रदेशों में। हम राज्य के हिसाब से पढ़ रहे हैं या केंद्र शासित प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेशों का अलग से भाग है 8। कौन सा भाग है? 8। 9वां भाग पंचायत का है और 9वां ए नगर पालिका का है। ऐसे संविधान के भाग लिखे हुए हैं। तो ये भाग तो केवल किससे जुड़ा हुआ है? राज्य से। और राज्य में उपराज्यपाल जैसा कोई पद होता ही नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। खैर दूसरा लिखो यहां सीधा चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री।
सीएम। तीसरा, राज्य की मंत्री परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राज्य की मंत्री परिषद, राज्य की मंत्री परिषद। जैसे केंद्र में मिनिस्टर्स होते हैं वैसे राज्यों में भी मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, इसी को हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ठीक है, आगे लिखो। अच्छा, केंद्र का भी, भारत सरकार का भी एक वकील होता है, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी कहा था, ऐसे राज्य सरकारों का भी एक वकील होता है और उसे हम बोलते हैं महाधिवक्ता। तो यहां चौथा लिखो आप, महाधिवक्ता। इसे इंग्लिश में आप लिखोगे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो ये सब आपको किसमें मिलेंगे, किसमें मिलेंगे, राज्य की कार्यपालिका। क्लियर है। और पांचवा यदि लिखना चाहो तो यहां पे लिख दो एक और पॉइंट, जो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं मिलेगा लेकिन आप लिख ही सकते हो, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव, स्टेट सेक्रेटरीट एंड चीफ सेक्रेटरी, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव। राज्य सचिवालय, स्टेट सेक्रेटरीट एंड चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, मुख्य सचिव। कौन होता है, चीफ सेक्रेटरी। तो स्टेट सेक्रेटरीट कहां पे, राज्य सचिवालय कहां पे है, जयपुर में, और मुख्य सचिव, इसकी भूमिका समझनी चाहिए। तो ये 5 टॉपिक इसमें डाल सकते हैं आप, वैसे तो 4 महत्वपूर्ण है, 5वां एक और पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। अब हम क्या आएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर। इसको वास्तव में राज्यों में स्टेट लेजिस्लेचर ही कहते हैं, केंद्र में जैसे पार्लियामेंट कहते हैं ना। तो यहां पहला टॉपिक हमने लिखा राज्य विधानमंडल, नाम अच्छे से समझना, राज्य विधान मंडल, स्टेट लेजिस्लेशन, राज्य विधान मंडल। अब राज्य विधानमंडल जो है उसके 2 सदन होते हैं, आप जानते हैं, एक तो विधान सभा, और कई राज्यों में ये नहीं है लेकिन फिर भी इसको पढ़ना है, विधान परिषद। इसका इंग्लिश नेम भी आपको थोड़ा पता हो तो ठीक है, इसके बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद। बना लिया। चौथा, अब इसमें सेम वही लिखें, संसद की अन्य प्रक्रियाएं, अदर प्रोसीजर रिलेटेड टू पार्लियामेंट, याद है, तो यहां पे भी लिखो अदर प्रोसीजर रिलेटेड टू स्टेट लेजिस्लेशन, राज्य विधानमंडल की अन्य प्रक्रियाएं, राज्य विधानमंडल की अन्य प्रक्रियाएं, राज्यों में कानून वानून कैसे बनता है, ये सारी चीजें, राज्य विधानमंडल की अन्य प्रक्रियाएं, अदर प्रोसीजर रिलेटेड टू स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, राज्य विधानमंडल की अन्य प्रक्रियाएं, लिख दिया ये। अब इधर आ जाओ, क्या लिखना था, राज्य की न्यायपालिका। अच्छा, इसमें अनुच्छेद नहीं लिखे हमने, नहीं, 168 से 213 ऊपर जरूर मैनेज कर देना, अनुच्छेद 168 से लेके 213। और यहां पे अनुच्छेद 214 से 237, 214, 214 से 237, 237, ठीक है। इसमें पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट। क्या पढ़ेंगे, हाई कोर्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय। और दूसरा लोअर कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। एक होता है हाई कोर्ट और दूसरा कौन सा होता है, लोअर कोर्ट। ज्यादा डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है लोअर कोर्ट की, फिर भी हमें जानना चाहिए जिले स्तर पर न्यायालय कैसे होते हैं। क्योंकि देखो, आप लोगों में से कितने बच्चे जानते हो, नहीं जानते हो, आज के टाइम में मान लो
कोई मुकदमा हो जाए तो जिले में कौन कौन से कोर्ट होते हैं, कुछ आइडिया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और एक सेशन कोर्ट। नाम सुना कभी? सेशन कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है सिविल मामलों को लेके। कौन से मामलों को लेके? सिविल। और सेशन कोर्ट होता है क्रिमिनल मामलों को लेके, आपराधिक। अब मान ले थाने में मुकदमा किसी पे हो गया और मारपीट का है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा या सेशन कोर्ट में? सेशन कोर्ट। तो हर जिले में एक सेशन कोर्ट होता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। सेशन कोर्ट का मतलब सीधा सा है, जो क्रिमिनल मामला होगा वो कहां जाएगा? आपराधिक मामला, फौजदारी मामला कहां जाएगा? और फौजदारी मामला होता है व्यक्ति वर्सेस गवर्नमेंट, व्यक्ति वर्सेस सरकार। और मान लो किसी को पकड़ा भी गया हो, मान लो रामू को पकड़ा, तो कोर्ट क्या कहेगा? रामू वर्सेस सरकार हाजिर हो। खैर आपको कभी जाने की आवश्यकता पड़ी नहीं हो कोर्ट। पुलिस स्टेशन गए हैं कभी आप में से? कितने लोग गए पुलिस थाने? कितने लोग गए? और सर अच्छी बातें सिखा रहे हो, हम पुलिस थाने जाएं। तो पुलिस थानों में इंसान ही तो जाते हैं, और जेल में जानवर जाते हैं, नहीं? वहां भी इंसान ही जाते हैं। कोर्ट में इंसान जाते हैं। तो कहीं जाओगे तो आपको अनुभव ही होगा या नहीं होगा? पर ऐसा अनुभव लेना भी नहीं है कि चला के लें कि चलो सर ने इतना सिखाया है। तो मेरा कंसर्न ये है कि हमें थोड़ा पता होना चाहिए कौन से कोर्ट होते हैं, कौन से मुकदमे होते हैं। तो यदि कोई भाइयों के बीच संपत्ति का मामला है तो कहां जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। पति पत्नी के बीच डिवोर्स या झगड़े का मामला है, कहां जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेकिन दो भाइयों में लड़ाई हो गई और लात घोंसे मुक्केबाजी, कहां जाएगा? सेशन कोर्ट। क्लियर है? तो वहां जब दो लोगों के बीच सिविल कोर्ट में मामला जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, तो होता है व्यक्ति वर्सेस व्यक्ति। और जबकि दूसरे कोर्ट में, जब सेशन कोर्ट में मुकदमा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? व्यक्ति वर्सेस गवर्नमेंट। तो ये मुकदमों की कंसेप्ट होते हैं, जानने जरूरी है। तो आप ये जाने के सेशन कोर्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होते हैं, लोक अदालत क्या होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होते हैं। न्यायालय में बहुत सारे वाद भी आए आज तक, सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस बार हम थोड़ा सा इस तरीके से भी आपको देंगे। अभी तक बहुत सारे केसेस आए हैं। वैसे तो मूल अधिकारों में, प्रियम्बल में बहुत सारे केसेस का जिक्र होगा। कभी आपने नाम सुना हो? गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, ऐसे बहुत सारे केस है। वो भी पता होना। विशाखा गाइडलाइन, ये भी केस था। तो ये सब आपको पता होना जरूरी है। क्लियर है? तो इस तरह से हम हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट। तो पहला टॉपिक आपने कवर किया, कौन सा? राज्य में शासन प्रणाली। दूसरा लिखो, दूसरा क्या था? आयोग। दूसरा कमीशंस, आयोग। ठीक है, दूसरा क्या है? आयोग। अब जब कमीशन पढ़ते हैं हम लोग, तो राज्यों में मुख्यतः 5 तरह के कमीशन है। केंद्र में आपने 6-7 लिखे होंगे, यहां कितने लिखने? 5। तो इसमें लिखो आप कौन कौन से आयोग है। सबसे पहले जो उधर लिखे थे उससे रिलेवेंट लिखो। उधर लिखा था भारत का चुनाव आयोग, यहां क्या लिखोगे? स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य का चुनाव आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। नंबर 2 पे लिखो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। लिख दिया। तीसरा राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राजस्थान राज्य सूचना आयोग। नंबर 4 लोकायुक्त, इंग्लिश में भी यही वर्ड लिखोगे, लोकायुक्त। लोकायुक्त।
क्लियर है? और नंबर 5 पे लिखो, नंबर 5 पे वो बॉडी जो हमारा एग्जाम करवाएगी, कौन? बहुत पॉपुलर है आज के टाइम में, राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। राजस्थान लोक सेवा आयोग। कोई जानकार है क्या वहां आपका? नहीं है? कोई जानकार हो तो ठीक हो, आजकल तो ऐसा ही लगता है। ईमानदारी शायद भैंस चरने चली गई है, घास चरने चली गई है। भैंस तो क्या चरेगी, घास चरने। क्लियर है? ईमानदारी तो गई और बेईमानों की लंका है। फायदा है। तो यदि आरपीएससी में जानकार है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन रियलिटी यही है कि जो लोग अच्छे पदों पे बैठे हैं, बहुत पहले इंटीग्रिटी को लेके प्लानिंग कमीशन ने एक वर्ड यूज किया था अपने पैराग्राफ 7 में, कि उच्च पदों पर जहां बहुत ज्यादा विवेकाधिकार की गुंजाइश हो, वहां ऐसे लोगों को कतई नहीं बिठाया जाना चाहिए जिनमें ईमानदारी की गुंजाइश ना हो। क्योंकि आज यदि आपको जस्टिस बना दे, आपको किसी चेयरमैन बना दे कमीशन का, आपको अधिकारी बना दे, आपको थानेदार बना दे, आपको आरएएस आईएएस ऑफिसर बना दे, तो आपसे लोगों की उम्मीद ज्यादा है और लोग आपसे जस्टिस की सोच रखते हैं कि आपसे न्याय मिले, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान की बहुत सारी भर्तियां, ये अपने आप में विडंबना ही है कि एक भर्ती आई, कोई पेपर होता है, लोग आजकल बैट निकालते हैं, पक्का पेपर आउट, देखो, और सरकार कहती है हम सही कर रहे हैं। शर्मनाक चीज है। क्या करें, जो है सो है, सुधरना चाहिए। उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है सुधरेगा, क्योंकि जैसे जैसे सिस्टम दुरुस्त होता है वैसे वैसे बच्चों के लिहाज से, देखो रीजन ये है कि विश्वास भी बढ़ता है, अथॉरिटी पे विश्वास हमारा। इसीलिए कल को आप गवर्नमेंट में जाओ या मैं भी गवर्नमेंट में जाऊं, अथॉरिटी में लोग इसीलिए विश्वास करते हैं, उनको पता है अथॉरिटी हमारे साथ न्याय प्रदान करेगी, और न्याय नहीं मिलता है तो नुकसान होता है। तो खैर भगवान करे सब अच्छा हो। खैर आगे लिखिए। तो पहला हो गया शासन प्रणाली, दूसरा आयोग, तीसरा शासन में विकेंद्रीकरण। अब ये क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है, देखो एक होती है, उदाहरण के तौर पे इसको आप यूं समझो, पिताजी के पास पावर है और पिताजी सारे अधिकार अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, पिताजी ने अपनी शक्तियों में से कुछ शक्तियों को इंग्लिश में एक अच्छा शब्द होता है अथॉरिटी, क्या बोलते हैं, अथॉरिटी, और उसके साथ जुड़ा हुआ एक शब्द होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है, तो कुछ अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कुछ विषय आपको ट्रांसफर कर दिए। तो केंद्र से नीचे की ओर आना और सत्ता को डिवाइड करके निचले स्तर को देना क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, शक्तियां सारी किसमें चले जाना, केंद्र में। जैसे इमरजेंसी लगती है देश में तो सारी पावर किसमें आ जाती है, सेंटर में, तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। लेकिन आप देखो पंचायतों तक को अधिकार दिए गए हैं कि इन विषयों पे आप कानून बनाओ और गांव की शासन व्यवस्था को चलाओ। तो पंचायती राज किसका एग्जाम्पल है, विकेंद्रीकरण। कहते हैं कि फ्रांस दुनिया का सबसे केंद्रीकृत व्यवस्था है और भारत दुनिया की सबसे बेस्ट डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। भारत में 2 स्तर पर सरकार नहीं है। हमारे देश में अभी यूपीएससी में भी ये सवाल पूछा था, सबसे ऊपर भारत, या ऐसा हम बना सकते हैं, इसको बनाना मत आप, सबसे ऊपर कौन सा, केंद्र, और केंद्र मतलब भारत सरकार, भारत सरकार, उसके बाद में राज्य सरकार, राज्य सरकार के बाद में जिला प्रशासन, राज्य सरकार के बाद कौन है, जिला प्रशासन। जिला और राज्य के बीच एक और इकाई होती है जिसे क्या बोलते हैं, संभाग, डिवीजन, संभागीय व्यवस्था। उसके बाद नीचे आएंगे तो पंचायत भी है और शहरों में क्या है, नगर पालिका। पंचायत को लेके हमने 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और नगर पालिकाओं को लेके 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट।
तो हमने धीरे धीरे शासन में शक्तियों को निचले स्तर तक लाने का पूरा प्रयास किया है, और इसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं? तो भारत में शासन केवल केंद्र तक नहीं है, केंद्र से राज्य, राज्य से जिलों, और जिलों से पंचायत और नगर पालिका, यानी गांव और कस्बे तक शासन के अधिकार दिए गए हैं। यानी कस्बे में भी चेयरमैन बनेगा और गांव में भी सरपंच बनेगा, और ये लोग गांव में कुछ विषय या शहर में कुछ विषय उन पे कानून तक बनाएंगे और गांव में शासन प्रणालियों को मजबूत करेंगे। इसका मतलब शासन ऊपर तक नहीं है, शासन को क्या लाया गया है? नीचे। तो आप जब विकेंद्रीकरण पढ़ोगे तो इसमें पहला टॉपिक लिखो जिला प्रशासन। जिला प्रशासन। हालांकि आने वाले टाइम में हम गांव से भी नीचे एक बॉडी और होती है जिसे कहते हैं कोऑपरेटिव कमेटी, उसको लेके भी हमने अमेंडमेंट किए हैं 97। कौन सा है? 97। तो वहां तक हम अधिकार देने का प्रयास करेंगे। तो आप देखते जाइए। सबसे पहले आपने क्या लिखा? जिला प्रशासन। ठीक है। जिला के बाद आप जैसे थोड़ा इसको समझो, डिस्ट्रिक्ट। क्या है ये? जिला प्रशासन। ठीक है। अब सुनिए, सबसे ऊपर होता है जिला, और जिले का हेड जो होता है वो कौन होता है? कलेक्टर जिसे कहते हैं हम, जिलाधीश, कुछ भी कह दो आप। जिले का विभाजन होता है उपखंड। उपखंड को हम बोलते हैं सब डिवीजन। क्या बोलते हैं? और उपखंड का हेड होता है एसडीएम, इसे डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और इसको बोलते हैं सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। और ये कौन होता है? आरएएस। तो आईएएस पद पर जो लोग लिए जाते हैं, हर बार वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट यूपीएससी निकालती है, 100 पद मान लीजिए निकाले गए, तो 75% तो भर्ती से लिए जाते हैं और 25% प्रमोशन से लिए जाते हैं। यानी इसका अगला प्रमोशन क्या होता है? आईएएस। यानी आप पहले आरएएस बन जाओ और कुछ वर्षों के बाद तय है आप क्या बन जाओगे? आईएएस। क्लियर? हो सकता है कि आपको एसडीएम से एडीएम बनाए और एडीएम से आईएएस बनाए। ठीक है, सीधी सी बात है। थोड़ा अनुभव होगा तो, ऐसा नहीं कि आज आपका एसडीएम ज्वाइनिंग हुआ और कल आपको आईएएस बना दिया। थोड़ा टाइम लगेगा, 5, 10, 15 साल आपका अनुभव देखा जाएगा, आपने कितना अच्छा काम किया। क्लियर है? हो सकता है 20-22 साल भी लग जाए यदि आपने ढंग से काम नहीं किया। तो ये आपके प्रमोशन स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो एक जिला होता है। जिले का मतलब क्या होता है? जहां कानून नीति सब बन चुकी होती है, बस उनको इंप्लीमेंट करना। तो नीति निर्माण का कार्य खत्म और नीतियों के परिपालन का कार्य शुरू। तो जमीनी स्तर पर जो फील्ड में काम होते हैं, ये जो सांसद है, विधायक है, फील्ड में काम नहीं करते। फील्ड में काम कहां होते हैं? जिले में। और जिले का सबसे बड़ा धनी धोरी, जिले का कप्तान, जिले की आंख नाक कान, जिले का संस्थागत करिश्मा। क्लियर है? कौन है? जिले का जैक स्पैरो कौन है? आईएएस है। सब कुछ यही है। क्लियर है? इससे ऊपर कुछ नहीं है। जिले का सबसे बड़ा धनी धोरी यही है। कौन है? कलेक्टर। और ये देश की सबसे पावरफुल पोस्ट है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रशासन जो है वो इसी जगह से, यही मैदान है जहां प्रशासन अपना रंग दिखाता है, खेल खेलता है, यहीं से काम शुरू होता है। अब जो सब डिवीजन है उसका विभाजन आगे हो जाता है तहसील में। तो तहसील प्रशासन, ये उपखंड प्रशासन है, ये तहसील प्रशासन है, और ये जिला प्रशासन है। ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे फॉर्म होंगे। इसीलिए आपकी भर्ती के बीच में शब्द जो लिखा हुआ है ना, कौन सा होता है? एडमिनिस्ट्रेशन। शासन करने का तरीका, शासन करने का तरीका। आप कितने बेहतर हो भाई। जो ये सोच रहा है कि मुझे आरएएस बनना है, उसमें कम से कम ये दिखना तो चाहिए कि वो आरएएस बनने योग्य है या नहीं। इसका मतलब मैं डरा भी नहीं रहा हूं आपको। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं, इसका मतलब आरएएस बनना बहुत जटिल होता है, मुश्किल होता है। ऐसा कुछ नहीं है। यदि थोड़ा सा प्रयासरत रहो आप। जैसे मान लीजिए मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं जीवन में बहुत बाद के समय में आरएएस की तैयारी में आया। ऑलरेडी मैंने प्राइवेट में जॉब कर लिया, एमबीए कर लिया,
लेकिन पढ़ाते पढ़ाते, या ये कहें कि जिस समय पढ़ने की नीयत में आया कि वापस आरएएस की तैयारी करनी है, मेरे ऊपर आप ये कह सकते हो कि एक एज, शायद मैं जब इस सिचुएशन में आया तो मेरी एज 26-27 के आसपास आ चुकी थी, तो मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी और फिर मेरे को लगा कि मुझे पढ़ाने में ज्यादा मजा आ रहा है, तो मैंने ज्यादा अटेम्प्ट सीरियस लिए नहीं और मैं विषयों को पढ़ाने लग गया। इवन आप आश्चर्य करोगे, मैंने आरएएस मेंस वाले बच्चों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया और उन्हीं दिनों में मैं खुद मेंस दे रहा था। तो मैं अपने विषयों को लेकर गंभीर हो गया, तो मेरा पूरा डाइवर्जन अपने सब्जेक्ट में चला गया। लेकिन मुझे ऐसा आज भी लगता है कि कोई व्यक्ति यदि साल 1.5 साल ढंग से इत्मीनान से बैठ के तैयारी करे तो राजस्थान में कंपटीशन नहीं है। नहीं, लोग जो थोड़े से ईमानदार होते हैं अपनी पढ़ाई को लेके, जो प्रक्रिया को लेके थोड़े गंभीर होते हैं, ये तैयारी कोई 3-4 साल की भी नहीं है। किसी को सही दिमाग लगा के ये पढ़ाई करनी हो तो 1 साल में वो ये तैयारी क्रैक कर सकता है। क्योंकि आजकल सिलेबस थोड़ा हॉरिजॉन्टल बड़ा होता जा रहा है, यूपीएससी से मैच होता जा रहा है, तो एक डिमांड बन गई है कि बच्चा 15, 18, 10, 20 महीने, 25 महीने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 12-15 महीने में ये सिलेबस तैयार हो सकता है, मुश्किल काम नहीं। लेकिन ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पढ़ना है आपको सारा। कल आप सिस्टम में आओगे तो आप इन सब में, अब जैसे आप आरएएस में एलाइड सर्विस होती है, एक अधीनस्थ सेवा होती है आपकी अभी जैसे अभी भर्ती आएगी ना, उसका नाम है राजस्थान राज्य और अधीनस्थ संयुक्त सेवा परीक्षा 2023। सब ऑर्डिनेट एग्जाम इसके साथ है और सब ऑर्डिनेट की सबसे बड़ी पोस्ट होती है आरटीएस। पहले इस भर्ती का नाम था आरएएस/आरटीएस, आजकल इसको सब ऑर्डिनेट सर्विस जोड़ के कहते हैं। और सब ऑर्डिनेट का, जैसे टीएसपी आप में से किसी का लग रहा हो, तो टीएसपी की सबसे बड़ी पोस्ट का नाम क्या है? तहसीलदार। क्या नाम है? तो इस पद को क्या बोलते हैं हम? तहसील का सर्वे सर्वा तहसीलदार। लेकिन तहसीलदार एकदम से नहीं लगता, सबसे पहले उसे उप तहसील में लगाया जाता है और तब उसका नाम होता है नायब तहसीलदार। और इसके लिए शब्द वही आएगा सेम, क्या? आरटीएस। ठीक है। उसके बाद एक रेवेन्यू ऑफिस होती है जिसे बोलते हैं भू राजस्व कार्यालय, इसे रेवेन्यू ऑफिस कहा जाता है। और सबसे नीचे होता है पटवार सर्किल। जैसे आज के अखबार में था, गवर्नमेंट ने कहा कि हमने कुछ नए पटवार सर्किल बनाए। अच्छा, नए पटवार सर्किल बनाए तो उस पर क्या चाहिए? पटवारी। उस पर क्या चाहिए? पटवारी। तो सबसे नीचे जो पद होता है पटवारी, और यदि ये पटवारी प्रमोट हो जाए तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर। क्या बोलते हैं? आरआई। अब व्यवहार में हम लोग जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ क्या, राजस्थानी भाषा में लोग आरआई साहब ऐसे बोलते रहते हैं, वैसे उसका नाम क्या होता है? आरआई, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। और ये रेवेन्यू मामलों को लेके महत्वपूर्ण पद है, ऊपर से लेके नीचे तक। इसको हम बोलते हैं जिला प्रशासन। क्या बोलते हैं? पूरा चार्ट है जिला प्रशासन का। तो देखो, जिले का विभाजन उपखंड में, उपखंड का विभाजन तहसील में, तहसील का विभाजन उप तहसील का विभाजन रेवेन्यू ऑफिस, मैंने थोड़ा इधर लिख दिया, उल्टा कर दिया, भू राजस्व कार्यालय, और भू राजस्व कार्यालय का विभाजन पटवार सर्किल। पटवार सर्किल का हेड कौन होता है? पटवारी। अच्छा, पटवारी का प्रमोशन होके वो क्या बनता है? आरआई, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम और आईएएस। क्या पता उसकी उम्र 200 साल हो भाई। सीधा कोई यदि तहसीलदार बना है तो वो एसडीएम तक जा ही सकता है। सीधा यदि कोई पटवारी बना है तो बहुत अच्छी मेहनत कर दे तो वो नायब तहसीलदार तक जा सकता है। इसलिए पटवारी की नौकरी भी कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं है, आजकल खूब लोकप्रिय नौकरी है। आजकल तो इतनी लोकप्रिय कम है, पहले बहुत ज्यादा थी। पुराना पटवारी फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, पुराना कोई पटवारी साहब देखो तो बहुत अच्छी स्थिति में थे। तो पटवारी भी रेवेन्यू रिलेटेड था, तो रेवेन्यू रिलेटेड नौकरी जो है उसमें खूब, आगे नहीं बोलूंगा। ठीक है, चलो लिखें। लेकिन विडंबना ये है कि ये हमारे सिस्टम में बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना वो बच जाते हैं, लेकिन अखबार में क्या आता है? पटवारी 200 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। थोड़ी तो शर्म करो यार, 200, 500, बड़े बड़े मगरमच्छ को छोड़ रहे हो, पता नहीं करोड़ों में पेपर बेच रहे हैं। हालांकि मैं नहीं कहता हूं कि पटवारी को छोड़ दो, लेकिन अखबार में थोड़ा तो 500 रुपए की, 1000 रुपए की, अब क्या पता वो रिश्वत थी या नहीं थी, हालांकि हो सकता है। इसको लेके तो खैर बोलना गलत है।
लेकिन फिर भी आप मान के चलो कि इस तरह की बातें आती है। लेकिन ये पूरा जिला प्रशासन है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? ये आपके सिलेबस में है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जैसे जैसे हम नीचे तक आएंगे सब मजेदार है, कोई टॉपिक ऐसा बुरा नहीं। पॉलिटी पूरी सर से लेके पैर तक बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कोई भी विषय इसमें ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आए। अच्छा, पॉलिटी के साथ एक विषय और जुड़ जाता है, इसीलिए पॉलिटी का महत्व बढ़ जाता है। मेंस में पॉलिटी का वेटेज, यदि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये शब्द जो लिखे हुए ना, ये किसमें है? पॉलिटी के सिलेबस में नहीं है। किसके सिलेबस में? लोक प्रशासन। तो 75 नंबर का तो पॉलिटी है और 65 नंबर का लोक प्रशासन है। कितना हो गया? 140। और हिंदी 120 का है। तो यूं देखा जाए तो हिंदी से भी बड़ा विषय कौन सा है? पॉलिटी प्लस पबेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्लस इसमें कुछ ऐसे विषय और भी है जो इससे रिलेवेंट है, जैसे करंट अफेयर में थोड़ा पार्ट इससे बन जाता है। एक पोर्शन आपका लॉ मतलब विधि, तो कानून है बहुत सारे, वो भी इससे जुड़ जाते हैं, वो 20 नंबर का पार्ट है। तो इस विषय को समझे बिना बहुत सारे विषयों को समझना मेंस में मुश्किल है। और यदि ये इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आ जाए तो इसका बहुत फायदा है। कौन से विषय का? पॉलिटी का। समझ आ रही बात? तो इस तरह से जिला प्रशासन। अब आपने इसमें पहला टॉपिक क्या लिखा? जिला प्रशासन। क्लियर है? अब चाहो तो जिला प्रशासन बना लो ना, पूरा आ जाएगा इसमें। लगे हाथ बना लो, बढ़िया है। बस एक काम करना, मैं सही कर देता हूं, खैर आप बनाओगे तब तक सही हो जाएगा। ये इधर लिखना है। इस बोर्ड की अच्छी खासियत ये है, मिटाना नहीं पड़ता, अपने आप ही यहां हो जाएगा भू राजस्व कार्यालय। रेवेन्यू ऑफिस, इसे सब डिवीजन कहते हैं। ऐसे तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश में भी यही वर्ड आएगा, उप तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे वर्ड आएंगे, ठीक है। और इसे बोलते हैं रेवेन्यू ऑफिस, भू राजस्व कार्यालय। और इसे बोलते हैं पटवार सर्किल। यहां पे होता है पटवारी और यहां होता है भू राजस्व निरीक्षक, जिसे बोलते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर। कोई शब्द समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। अच्छा, ये जो जिला होता है ना, आप चाहो तो इसमें दो प्रशासन और लिख सकते हो यहां पे। एक होता है सामान्य प्रशासन और एक होता है पुलिस प्रशासन। सामान्य प्रशासन का सबसे बड़ा हेड कौन होता है? आईएएस। और पुलिस प्रशासन का सबसे बड़ा हेड कौन होता है? आईपीएस। ये जिले के अंदर डिवाइड हो जाता है फिर, एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और एक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन होता है? आईपीएस। और यूं देखा जाए तो ये दोनों प्रशासन आईएएस के अंडर में होते हैं, कलेक्टर के अंडर में होते हैं। तो इसीलिए जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर। एसपी उसके नीचे होता है। और यदि कमिश्नर व्यवस्था है तो एसपी कलेक्टर के नीचे नहीं होता, वो सीधा डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। राजस्थान में दो ही जगह कमिश्नर व्यवस्था है, जयपुर और जोधपुर। बना लिया? तो ये भी आपको पढ़ना होगा। राजस्थान के पॉलिटी में आपको शासन में विकेंद्रीकरण का पहला टॉपिक है जिला प्रशासन, ठीक है। बना लिया? दूसरा पंचायती राज।
पहले बना लो फटाफट जिसका अभी ड्यू है। हमारे परिवेश में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बस क्या होता है, बस थोड़े से इस तरह के वाक्य अच्छे लगते हैं, मुझे पुलिस में जाना है। अब मुझे पुलिस में क्यों जाना है? कि वर्दी पहननी है। तो वर्दी तो बहुत सारी पहन सकते हो, लेकिन फिर भी किसी का क्रेज है, अच्छी बात है। अब पुलिस में जाना है तो कई बार कहते हैं बेटा आरएएस की तैयारी क्यों नहीं करते? कि नहीं नहीं पुलिस में जाना है। अरे तो भाई आरएएस में भी तो आदमी पुलिस में जा सकता है, कैसे? सीधा आरपीएस बन जाए। जैसे यहाँ पे आईपीएस होता है, आरएएस में सबसे ऊपर रैंक कौन होती है? भाई आईएएस के नीचे कौन होता है? आरएएस। और आईपीएस के नीचे कौन होता है? आरपीएस। ठीक है। आरपीएस के नीचे कौन होता है? सीआई। सीआई के नीचे कौन होता है? एसआई। एएसआई के नीचे, एसआई के नीचे एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। ये पूरी चेन है। अब पुलिस में जाना है, चाहे कांस्टेबल बनो चाहे थानेदार बनो, डायरेक्ट भर्ती। अभी पहली बार गवर्नमेंट ने एक डिक्लेरेशन किया कि हम महिला एएसआई निकालेंगे। कौन सा? महिला एएसआई। तो ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक था। अभी देखो आज तक एएसआई की पोस्ट को हमेशा प्रमोशन से लिया गया है। हेड कांस्टेबल का अगला प्रमोशन क्या होता है? एएसआई। लेकिन पहली बार गवर्नमेंट ने कहा कि हम एएसआई को लेके महिलाओं के लिए अलग से पोस्ट निकालेंगे। तो सरकार महिला एएसआई की भर्ती जल्दी लाने वाली। अभी तक तो कुछ डिक्लेरेशन तो हुआ नहीं है, सिलेबस कैसा होगा, एग्जाम कब होगा, कौन लेगा, बहुत सारी चीजें बाकी है। लेकिन एक पोस्ट आ जाएगी जो महिलाओं के लिए। तो एक तो सीधी यहां भर्ती होती है, एक सीधी यहां भर्ती, एक सीधी भर्ती यहां होती है, और एक सीधी भर्ती यहां होती है। अच्छा, पूरे जिले में कांस्टेबल कितने होते हैं? खूब सारे। थानेदार भी खूब होते हैं। आरपीएस भी कुछ होते हैं, एक नहीं कहेंगे, आरपीएस दो चार हो सकते हैं, लेकिन आईपीएस एक। तो जिले का कप्तान कौन? पुलिस में यूं तो आईएएस होता है, पुलिस में कप्तान कौन? कैप्टन साहब, कप्तान रोजर। ठीक है, सुना नहीं होगा। तो ये मेन व्यक्ति कौन होता है? आईपीएस, जिसको हम सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी। अब तो फिल्में भी नहीं देखते हो, मुझे ऐसा लगता है। फिल्मों में भी एसपी साहब आ रहे हैं, आईपीएस आ रहे हैं, कमिश्नर आ रहे हैं। कमिश्नर सिस्टम ही नहीं पता आपको। आधा ज्ञान तो फिल्में दे देती है, लेकिन ढंग से देखते ही नहीं होंगे। आजकल फिल्में पता नहीं कैसी आती होगी, लेकिन फिर भी मानो तो ये पूरा प्रशासन का सिस्टम है। हमारे कोर्स में मेंस में ये भी है पूरा। आपको पुलिस प्रशासन भी समझना और पीएसआई में भी पता करना जरूरी होता है कि पुलिस प्रशासन कैसे चलता है। क्लियर है? तो ये पूरा आपका जिला प्रशासन का ही पार्ट है जिसको समझना होता है। आगे लिखो नंबर 2 पे। तो शासन में विकेंद्रीकरण का पहला टॉपिक ये था, जिला प्रशासन। नंबर 2 पंचायती राज। लिख दिया? तो पंचायती राज वैसे ब्रैकेट में लिख दो इसके 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये पढ़ेंगे इसमें पूरा। और संविधान का कौन सा भाग है? भाग 9। और अनुच्छेद लिखने हो आसपास 243 से लेके 243, दो सौ तैयलीस से लेके 243 ओ, यानी 243 ए, 243 बी, ये सब पंचायत के अनुच्छेद है। और ऐसे 16 आर्टिकल्स है, 16 अनुच्छेद है
पंचायत को लेके। और एक अनुसूची भी पंचायत को लेके, कौन सी अनुसूची? 11th, 11वीं अनुसूची, जिसमें 29 विषय पंचायत को अलग से दिए गए, 29 सब्जेक्ट्स, 11वीं अनुसूची। ग्यारहवीं अनुसूची, ठीक है। तो पंचायत का अलग से संविधान में एक भाग दिया, भाग कौन सा है? 9, और उसमें अनुच्छेद कितने हैं? 16, 243, 243 ए, 243 बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, ठीक है। यहां तक कितने अनुच्छेद है? 16। ऐसे ही अगला तीसरा पार्ट लिखो, नगर पालिका, म्युनिसिपल्स बोलते हैं, या नगर पालिका इंग्लिश में लिखो तो भी चलेगा, पंचायती राज जैसे नगर पालिका। नगर पालिका में आप प्रोविजन बदल दोगे, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, भाग 9A, अनुच्छेदों में बात करेंगे तो 243 पी से 243 जेड जी, पी से लेके 243 जेड तक आएगा, फिर जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी, जेड ई, जेड एफ और जेड जी, यहां तक अनुच्छेद जाएंगे, ठीक है। तो इसमें लिख दो 18 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 18। और इसको लेके संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची को शेड्यूल कहते हैं, ध्यान रखना। और इसमें 18 विषय जो नगर पालिकाओं को दिए गए। ठीक है, अब हम सिलेबस का लास्ट टॉपिक लिखेंगे, लेकिन मेंस वालों के लिए चीजें और ड्यू रहेगी, मतलब जो मेंस के अकॉर्डिंग सोच रहा है उसको मैं लास्ट में 10 मिनट में बता दूंगा उनके सिलेबस में और क्या चीजें हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सिलेबस व्यापक है, किसका? मेंस ओरिएंटेड। क्लियर है? तो देखिए, बना लिया। तो शासन प्रणाली, आयोग, शासन में विकेंद्रीकरण, ये पूरा हो गया। अब इसमें लिखेंगे अगला, लोक नीति और विधिक अधिकार। लोक नीति और विधिक अधिकार, ये लोक नीति और विधिक अधिकार, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक पॉलिसी एंड लीगल राइट्स, ठीक है। अब इसमें लोक नीति और विधिक अधिकार में 3 चीजें हैं जो सिलेबस से जुड़ी जुड़ी है। पहला लिख दो, लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी। पहला क्या लिखा? लोक नीति। दूसरा लिख दो लीगल राइट्स, विधिक अधिकार। टाइटल को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। एक तो कानूनी अधिकार कौन कौन से हैं, एक लोक नीति क्या होती है, तो ये पब्लिक पॉलिसी। दूसरा क्या लिखा? लीगल राइट्स। और तीसरा लिखो सिटीजन चार्टर, नागरिक अधिकार पत्र। नागरिक अधिकार पत्र, नागरिक अधिकार पत्र। सिटीजन राइट, सिटीजन चार्टर्स, सिटीजन्स क्या बोलते हैं? चार्टर। नागरिक अधिकार पत्र होता क्या है ये बाद में देखेंगे, बढ़िया टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 2-2.5 घंटे के तीनों टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हम बाद में, सबसे अंत का टॉपिक जैसे ये होगा इसका मतलब हमारी पॉलिटी खत्म। लोक नीति, विधिक अधिकार और सिटीजन चार्टर्स, सिटीजन चार्टर, ठीक है, नागरिक अधिकार पत्र। क्लियर है? तो ये आपका पॉलिटी का सिलेबस है। मेंस का थोड़ा आप देखो, स्टेट पॉलिटी में खूब खूब दिया हुआ है। दलीय प्रणाली, राजनीति, जननांकी, राजस्थान में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के विभिन्न चरण, पंचायती राज, नगरीय, कुछ है, लेकिन कुछ मेंस का सिलेबस क्या है? ब्रॉड है। फिर
राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, कुछ तो चीजें आई गई, राज्य सचिवालय, निदेशालय, मुख्य सचिव। इसके अलावा जिला प्रशासन में भी संगठन, जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक की भूमिका, एसपी की भूमिका। किसकी पूछिए? एसपी की भूमिका। उपखंड और तहसील प्रशासन लिखवाया था अभी, सब डिवीजन और तहसील प्रशासन, तो सब डिविजनल एंड तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद में सारे आयोग है, और उसके अलावा एक कानून है राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011। कौन सा कानून है? राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011, और राजस्थान का सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012। ये दो कानून भी एक्स्ट्रा है, कहां पे? मेंस में। इसके अलावा मेंस में एक पार्ट और जुड़ता है, इंटरनेशनल रिलेशंस। अब आईआर वाला पार्ट जो जुड़ता है उसमें एक तो जो आपको पता है कोल्ड वॉर खत्म हुआ था 1991 में, तो 1991 के बाद से इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, ठीक है। तो 1991 के बाद से दुनिया में क्या चल रहा है, तो ये पूरी दुनिया की पंचायती है। अभी तक हमने 3 भाग लिखे, ये भारत की पंचायती है, ठीक है। अब हम इसके बाद आगे जाके पढ़ेंगे किसकी पंचायती? विश्व की पंचायती। यूएसए का वर्चस्व और उसका विरोध। अमेरिका आज पूरी दुनिया में एकमात्र महाशक्ति है, क्यों बना? उसका विरोध कैसे हो रहा है? यूएनओ सुना होगा आपने, और कई तरह के क्षेत्रीय संगठन है। अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गत्यात्मकता यानी डायनेमिक्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी, ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ पार्ट भी है। इंटरनेशनल टेररिज्म और पर्यावरणीय मुद्दे, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और पर्यावरणीय मुद्दे, मैंने पूरा विश्व का आपको दे दिया है पार्ट। और मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी अच्छी न्यूज सुनाऊंगा, जब भी ये पोर्शन हम करवाते हैं, जैसे मैंने 2019 में इस पोर्शन को करवाया था, जो दिल्ली में जितने हिंदी मीडियम का टॉप इंस्टीट्यूशन, नाम किसी का लेना ठीक नहीं, आप जानते होंगे कौन सा है, उसी में एक टीचर पढ़ाते हैं शरद त्रिपाठी सर। कौन पढ़ाते हैं? शरद त्रिपाठी। तो अब वो वहां जुड़ गए इसलिए हमारे यहाँ नहीं आ पाएंगे, तो अभी हमने दिल्ली में ही एक और टीचर है, वो भी त्रिपाठी है, ठीक है। तो त्रिपाठी सर एक दूसरे हैं, उनसे बात हुई, उनका एक रीयूनियन आईएएस करके कोचिंग चलता है दिल्ली में, उसके ऑनर है वो, तो शायद हो सकता है अगले महीने से ही वो यहाँ पे आए। इस पोर्शन का इंडियन पॉलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये पूरी पॉलिटी अलग तरीके से पढ़ी जाती है, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। तो जिनका फाउंडेशन पार्ट है, दोबारा सुनना, जिनका क्या है? फाउंडेशन पार्ट, उनकी ये क्लासेस गेस्ट फैकल्टी के तौर पे शुरू हो जाएगी। सर कहां से आएंगे? दिल्ली से। पिछली बार भी पढ़ाया था, उससे पिछली बार हमने अभय कुमार सर से पढ़ाया था। तो ये पोर्शन हर बार मैं खुद नहीं लेता, मैं चाहता हूं बच्चों को थोड़ा यूपीएससी का तड़का मिल जाए, ताकि उनको यहां बैठे हुए दिल्ली के मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर का आनंद आ जाए, उनको लगे वहां के टीचर कैसे पढ़ाते हैं। तो वो भी कई बार क्या होता है कि बच्चों के मन में एक जहन में आ जाता है कि दिल्ली में पता नहीं कौन पढ़ाता होगा, ठीक है। हालांकि कई बार क्या होता है कि बाहर से आने वाली हर चीज हमें ऐसी लगती है जैसे कोई बहुत ही अलग हो, और इस चक्कर में हम हमारे घर में जो चीजों का आनंद है उसको क्या करते हैं? भूल जाते हैं। समझ आ रही बात? तो जो मैं ये नहीं कहता कि वो हमसे ज्यादा सीनियर है, सब ठीक है, लेकिन लोकल का भी आनंद अलग है, ठीक है। और कई बार लोकल वोकल करके, अभी कोरोना में भी एक कंसेप्ट चला था, हो सकता है कि आपको जो यहां मिल रहा है वो जयपुर में ना मिले, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। एक बार आप जाके देख लो, पता कर लो, 1-1.5 साल थोड़ा सा खोज करता हो, आपका इन्वेस्टिगेशन मोड हो, तो पता भी कर लो। मेरे हिसाब से यहाँ हम काफी अच्छा प्रयास करेंगे, आपको बेटर कोर्स मिले। ये वातावरण जो है काफी ठीक है, ठीक है। लेकिन किसी को लगता है कि नहीं साहब मेरे लिए जयपुर अच्छा है, तो जा सकता है, लोकतंत्र है भारत में, कहीं भी अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत हम भ्रमण कर सकते हैं, और हमें रोकने का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति जहां जाके पढ़ना चाहे, आपको लगे मुझे नागालैंड में पढ़ना, वहां जाओ, तो जाने से कहीं कुछ नहीं होता, पढ़ना आपको, ये आत्मा आपकी प्योर होनी चाहिए पढ़ने के लिए। सिलेक्शन यहां से भी हो रहे हैं और वहां से भी हो रहे हैं, तो यदि आपकी आत्मा सही है तो आप कहीं भी बैठ के पढ़ लोगे, एक कमरे में ऐसा आनंद बना लोगे, वातावरण बना लोगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये पोर्शन आपका जल्द ही होने वाला है। हो सकता है आपका इंडियन पॉलिटी या फंडामेंटल पॉलिटी पूरा नहीं हो, उससे पहले आईआर पूरा हो जाए, क्योंकि ये पोर्शन हम अभी जल्द ही गेस्ट फैकल्टी को बुलाने वाले हैं दूसरे बैचेज के लिए। उस समय फाउंडेशन के सारे बच्चों को हम एक साथ बिठाएंगे, तो जिनका फाउंडेशन रहेगा वो ये पोर्शन जल्दी कवर कर लेगा। कौन सा वाला? आईआर। तो इसमें क्या क्या है? भारत की फॉरेन पॉलिसी है, इवोल्यूशन, डिटर्मिनेंट, बहुत सारे, यूएसए, चीन, रूस, यूरोपीय संघ, पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, यूएन, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ब्रिक्स, G20, G77 और सार्क में भारत की भूमिका। सार्क एक साउथ एशिया
एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, भारत और उसके पड़ोसी देश, कितने देश है? 8। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये सब देश, म्यांमार, म्यांमार नहीं है, म्यांमार इससे निकल गया, मालदीव, ये सब मिलके क्या बनता है? सार्क। तो उनके साथ भारत के संबंध कैसे हैं? और तीसरा पार्ट इसमें जुड़ेगा दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, तो साउथ एशिया। एक आपने सुना हो आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये भी एक संगठन है। ये सब आपको पढ़ने होंगे आईआर में, और ये पोर्शन थोड़ा अलग है। तो जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इशू इन साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, फार ईस्ट एंड देयर इंपैक्ट ऑन इंडिया, मतलब जो अभी यूक्रेन रशिया चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। और फिर इसमें एक टॉपिक और है जो थोड़ा और एडवांसमेंट में आ जाता है, इंडियन पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल डायनेमिक्स, भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नरजातीयता, भाषा, लिंग, राजनीतिक दल, मतदान व्यवहार, नागरिक समाज, राजनीतिक आंदोलन, नेशनल इंटीग्रिटी, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, सामाजिक राजनीतिक संघर्ष के संभावित क्षेत्र। इस तरह से ये पूरा पोर्शन अलग है। क्लियर है? और ये केवल कहां पढ़ा जाएगा? मेंस में। एसआई और प्री से इसका कोई लेना देना नहीं है, और ये उन बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा जो पीएससी अकॉर्डिंग हो गए। तो ये आपका सिलेबस है। कितने भागों में डिवाइड हो जाता है? 4। 3 भागों में मैंने आपको लिखवाया। चौथा भाग वैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, तो मैं आपको लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ये पोर्शन मैं नहीं करवाऊंगा, दिल्ली से आने वाले विशेषज्ञ करवाएंगे। क्लियर है? तो पॉलिटी का एक सेक्शन मेरे पास नहीं है, 3 सेक्शन मेरे पास है। ठीक है? तो कल से हम जिस पॉलिटी की शुरुआत करेंगे वो कौन सी पॉलिटी होगी? फंडामेंटल। ठीक है, टाइटल लिख दो, फंडामेंटल पॉलिटी। जो अब हम शुरू कर रहे हैं, तो ये आपने सिलेबस बना लिया, एक बार देख भी लो आप जरा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो आज आपने लिखा है, क्या ये आपके दायरे में है कि नहीं है? मैं तो चाह रहा था कि आज ही हम शुरू कर लें, लेकिन ठीक है, आज सिलेबस पे 2 घंटे सिलेबस पे बात करनी बहुत जरूरी है बच्चों। नहीं करेंगे तो आगे हमको फायदा नहीं होगा। हमने सिलेबस को समझने का प्रयास किया है, ठीक है, अच्छे से लिखा है, और जब आप लास्ट में रिवीजन करोगे ना, तो आपके ये पहले 2 पेज काम आएंगे। आपको एहसास होगा कि हमने इसको पूरा किया या नहीं किया। नहीं तो क्या होता है, जो चीज लिखी हुई नहीं होती और केवल पन्ने में मिल जाती है। बच्चा खुद सिलेबस में, हमेशा तैयारी का पहला तरीका अपने सिलेबस को खुद लिखो। क्लियर है? और हमने लिख लिया पूरा सिलेबस हमने राइट डाउन कर लिया। अब हम पहले टॉपिक से शुरू करेंगे। पहला टॉपिक होगा भारत के संविधान की विशेषताएं। क्या होगी? भारत के संविधान की विशेषताएं। तो पहले हम विशेषताएं एक साथ लिख लेंगे, एक एक करके सारी विशेषताओं को कंप्लीट करेंगे। तो जो पहला टॉपिक था हमारा, भारत का संविधान, निर्माण, विशेषताएं, संशोधन और मूल ढांचा, ये हमारा पहला पार्ट होगा। दूसरे में फिर प्रियम्बल वगैरह सब, और तीसरे में अदर्स। तो इस तरह से ये पूरी फंडामेंटल पॉलिटी कवर होगी। फिर इंडियन पॉलिटी में पहले शासन प्रणाली पढ़ेंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो शुरुआत हमेशा एग्जीक्यूटिव से होती है, फिर लेजिस्लेशन और फिर जुडिशरी, फिर आयोग पढ़ते, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट। फिर स्टेट पॉलिटी में 4 टॉपिक है, पहले कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, उसके बाद में आयोग, उसके बाद में विकेंद्रीकरण, और उसके बाद में लोक नीति और विधिक अधिकार। आया सिलेबस समझ में? ये हमारा सिलेबस है। और देख लेना आप सिलेबस, आप प्री मेंस का, लगभग प्री कम मेंस इसमें अटैच है, जो चीजें कॉमन है। लेकिन जो चीजें कॉमन नहीं है और मेंस में थोड़ी ब्रॉड भी होगी, वो मेंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई जाएगी। इतना फर्क आप जान लें। ठीक है? तो आज के लिए, अब कोई बात आप पूछना चाह रहे हैं, सवाल, फिर हम कल क्लास लेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि कल हमारा मुद्दा सीधा सीधा टॉपिक टू टॉपिक होगा। कोई सिलेबस में लास्ट सीधा बात हम करेंगे तो संविधान और उसकी विशेषताओं की। ठीक है ना? लेकिन देखो, मैं आप लोगों का जितना स्टैंडर्ड समझ रहा हूं, मेरा आपसे निवेदन है, ये आपके साथ नहीं हो रहा, आप ऐसे घबराओ मत के, पूरा राजस्थान अभी ऐसा ही है। कई बार मेरे जो टीचर से बात चल रही है, बच्चों से बात चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 3-4 सालों में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें बहुत बड़ा आघात, और उसकी वजह से अब जनरली क्या होता है, ऐसा भी आघात नहीं है, बच्चे नीट में भी क्लियर हो रहे हैं, 97% भी क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन आप यदि इस डायरेक्शन में आए हो कि आपको ह्यूमैनिटीज रिलेटेड पार्ट्स पढ़ने हैं, जैसे आर्ट्स रिलेटेड पार्ट है, और उसमें पहला पोर्शन कौन सा है? पॉलिटी, तो इसको आप गंभीरता से लो। इससे क्या है, आपका बाकी विषयों के प्रति भी रुझान बढ़ेगा। कभी कभी हम शुरू में जब चीजें पढ़ते हैं ना, तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि वास्तव में आरएस है क्या, आईएएस है क्या। और ये जितना सिलेबस आपने लिखा, आईएएस प्री में इससे बाहर कुछ नहीं जाता। सेम यही सिलेबस, केवल स्टेट पॉलिटी को थोड़ा हटा दो, कम कर दो, वहां हटाया नहीं जाता, बस वो जनरलाइज पूछा जाता है। यहां राजस्थान को थोड़ा स्पेशलाइज किया जाता है, बस इतना फर्क है।
यानी राजस्थान का सिलेबस ज्यादा बड़ा है एज कंपेरेटिव आईएएस, क्योंकि आजकल डिमांड दोनों की बराबरी है, बच्चा दोनों तरह की तैयारी करता है, तो ये चीजें आपको समझनी होगी। ठीक है।